गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। आज हम लोग वॉल्यूम 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, 5 हेड्स हम लोगों का हो चुका है विच इज़ वॉल्यूम 1। अब वॉल्यूम 2 में आएंगे। एक बार मैं वॉल्यूम 2 का कॉन्टेंट्स तुम लोग को दिखा देता हूँ। वॉल्यूम 2 में क्या क्या चैप्टर्स हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 एंड एंड्स एट चैप्टर नंबर 16। इसमें से शुरू के जो 4-5 चैप्टर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट विल ब्रिंग कंप्लीशन टू द टैक्स। 6 नंबर चैप्टर है क्लबिंग, जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्लबिंग से स्टार्ट होगा। 7 नंबर है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। 8 नंबर है डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से। ये 3 चैप्टर जैसे ही हम लोग कंप्लीट करेंगे, एक तरह से तुम सोच लेना कि हमारा 70-80% इनकम टैक्स हो गया। बिकॉज 6, 7 और 8 करने के बाद हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाएगी कि फिर हम लोग फुल फ्लेजेड टैक्स कंप्यूटेशन का सम्स कर सकते हैं। मैं टैक्स रेट पढ़ा सकता हूँ, क्या क्या सब होता है, कैलकुलेशन कैसे होता है, फुल जीटीआई, टोटल इनकम और फिर फाइनल टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन। एकदम शुरू के क्लासेस में जो बोलते हैं ना तितली, टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, वो हम लोग सीख जाएंगे। चैप्टर नंबर 9 ये रहा, टैक्स कंप्यूटेशन। इस टैक्स कंप्यूटेशन वाले चैप्टर में ना 9 नंबर में बहुत सारी चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग न्यू टैक्स रेजीम, वो भी इसी के अंदर है। इसके बाद 10 नंबर से लेकर 16 नंबर तक जो चैप्टर्स हैं वो लास्ट के चैप्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है। इनमें भी न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इससे, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का मिक्स करके 10 से 16, दैट्स नाइस। और लास्ट में है टीडीएस मास्टर समरी चार्ट 2 पेज का। टीडीएस एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ये देखो 14 नंबर, 72 पेज का चैप्टर है, मतलब ऑलमोस्ट एज बिग एज अ 5 हेड्स का चैप्टर। 5 हेड्स के जो चैप्टर्स हुआ करते थे वो 80-80 पन्ने के होते थे। तो टीडीएस भी तुम देखो, अगर मैं टीसीएस को तो अलग बोल रहा हूँ, टीडीएस टीसीएस अगर मिला लोगे तो 82 पेज का चैप्टर है। तो होता क्या है कि इट बिकम्स, और ऊपर से ना इसमें सम्स कम होते हैं, थ्योरी ज़्यादा है। तो टीडीएस टीसीएस को याद रखने के लिए हमें समरी चाहिए। तो इसीलिए किताब के सीधा लास्ट में, जैसे तुम बुक उल्टाओ तो और तुमको तुरंत दिख जाए कि ये मैंने बुक खोला, पीछे का पेज में जाके नाउ दे विल आई हैव अ टीडीएस मास्टर समरी चार्ट 2 पेजेस। कैसे फ्लिप करोगे, मतलब वैसे लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल तो समझते हो, और एक होता है ना लैंडस्केप, तो वो 2 पेज का देखोगे, टीडीएस का एक समरी चार्ट है। ठीक है, तो वो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो याद रहता नहीं स्टूडेंट्स को, तो समरी चार्ट से तुरंत याद हो जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग क्लबिंग से स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेरी नाइस चैप्टर, न्यू चैप्टर, डिफरेंट फ्लेवर। सो वी कम टू क्लबिंग टुडे। ठीक है, वॉल्यूम 2 वाला मतलब 5 हेड्स का कंप्लीट होने की वजह से तुम लोगों को इनकम टैक्स में एक लेवल मिल चुका है ऑलरेडी। यू नाउ नो एवरीथिंग, यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। तुम्हारा एक सोचने का तरीका, जो एक होता है ना कि यू मस्ट हैव अ साइंटिफिक एटीट्यूड और अ साइंटिफिक कल्चर ऑफ थिंकिंग, कि कोई भी सब्जेक्ट का अपना एक थॉट प्रोसेस होता है जिसमें ऐसे सोचना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे बातें बतानी है। तो वो लय जो होता है, वो लय तुम्हारे वो रिदम तुम्हारे अंदर ऑलरेडी आ चुका है। अब तुम कभी भी इनकम टैक्स लाइफ में देखोगे तो तुमको पता है कि तुमको किस एटीट्यूड से, किस तरीके से सोचना है, तुम गलत दिशा में नहीं भटकोगे। ठीक है, अब मास्टरी चालू हो रहा है। वॉल्यूम 1 अगर नॉलेज था तो वॉल्यूम 2 मास्टरी है। वॉल्यूम 2 की किताब करने के बाद यू विल हैव दैट एक्सपर्टाइज, दैट मास्टरी ओवर इनकम टैक्स। ठीक है, तो नॉलेज आ चुकी, अब मास्टरी की बातें हो रही हैं। और वॉल्यूम 2 में तुम जितना एफर्ट दिखाओगे, जितनी मेहनत करोगे, जितना रिवीजन करते जाओगे, तुम देखोगे तुम्हारा इनकम टैक्स उतना ज़्यादा ही क्लीन हो रहा है, पॉलिश होते जा रहा है। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 6 क्लबिंग। हर चैप्टर की भांति यहाँ पर भी जैसे ही कोई चैप्टर स्टार्ट होगा, यू विल हैव अ टॉपिक शीट एंड सेक्शन नंबर्स। देख रहे हो, टॉपिक शीट है और सेक्शन नंबर्स है। बहुत सुंदर से मैंने मेहनत करके ये सब मतलब पढ़ाऊंगा मैं, एक एक बात समझ में आएगी, कोई डाउट नहीं होगा, सब कुछ अंदर कवर्ड रहेगा, क्वेश्चन आंसर न्यूमेरिकल एवरीथिंग। बस खाली मेरे साथ रिदम में चलते रहना। ठीक है, मैं पढ़ाते वक्त सेक्शन नंबर ज़रूर बोलूँगा, लेकिन तुम लोगों को सेक्शन नंबर याद नहीं करना है, कोई ज़रूरी नहीं है, पर सेक्शन नंबर बताना मेरे लिए एक बार ज़रूरी है ताकि तुमको एक अवेयरनेस तो रहे। लेट्स स्टार्ट। ये भी पहला पेज क्या है सर? ये पहला पेज है इंट्रोडक्शन ऑफ क्लबिंग। एक बात बताओ, 5 हेड्स के चैप्टर्स जो थे उनके सेक्शंस का रेंज क्या था? मैं बोल रहा हूँ सैलरी का क्या था, 15, 16, 17,
हाउस प्रॉपर्टी क्या था 22 से 27, बिकॉज 18, 19, 20, 21 से 4 सेक्शन सरकार ने डिलीट कर दिए हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी 22 से 27 है, फिर 28 से 44 तक पीजीबीपी है, फिर 45 से 55 तक कैपिटल गेन्स है, फिर 56 से 59 तक आईएफओएस, और 59 पे आईएफओएस खत्म हुआ और फिर यहाँ क्या चालू हो गया 60। तो 60 से 65 क्या है क्लबिंग। क्लबिंग में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पढ़ेंगे ये सारे सेक्शंस, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है, सबसे लंबा, सबसे ज़्यादा डिटेल्ड क्लबिंग रिलेटेड यही है। मतलब तुम समझ लो 80% ऑफ द चैप्टर इज एक्चुअली सेक्शन नंबर 64। बात करें क्या, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग मेरे से ना एक बात को समझो। इनकम टैक्स एक्ट 1961 बेयर एक्ट, बेयर एक्ट मतलब जो पार्लियामेंट से पास होके आया, ठीक है। 5 हेड्स जो हम लोग पढ़ते हैं ना, 5 हेड्स, पांचों 5 हेड्स, पांचों के पांचों 5 हेड मिला के कहलाता है सिर्फ एक ही चैप्टर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं 5 हेड 5 चैप्टर। वो बेयर एक्ट में एक्चुअली एक ही चैप्टर है, उसका नाम है चैप्टर 4। चैप्टर 4 इज 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो चैप्टर 4 के बाद क्या आता है चैप्टर 5। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 है, देखो जरा बेयर एक्ट के हिसाब से। ओके, यहाँ पे होता क्या है सर इस चैप्टर में, मैं बता रहा हूँ। लोग अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए अपनी इनकम को अपने रिलेटिव्स में डिवाइड कर देंगे या फैमिली में डिवाइड कर देंगे, अपनी इनकम को कम करने के लिए, ठीक है। फैमिली को ट्रांसफ़र करना, इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है, सबसे इजी है स्पाउस। देखो आज तुम्हारे लाइफ में स्पाउस नहीं है तो तुम कमा भी तो नहीं रहे हो। बाय द टाइम यू स्टार्ट अर्निंग एंड गुड अर्निंग यू विल हैव अ स्पाउस, मोस्ट प्रॉब्ली, आई बिलीव सो। सलमान खान थोड़ा ना हो, ठीक है। तो जब तक तुम अच्छा कमाना चालू करोगे तब तक तुम्हारे लाइफ में स्पाउस आ चुका होगा। मतलब ऑब्वियसली लड़कों के लिए पत्नी और लड़कियों के लिए पति, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है ना कि पति या पत्नी में से कोई एक बहुत ज़्यादा कमा रहा है और एक बहुत ही कम कमा रहा है। तो जो ज़्यादा कमा रहा है वो अपनी किसी ना किसी तरह से अपनी इनकम अपनी वाइफ या अपने पति के नाम पे ट्रांसफ़र करना चाहेगा। तो सरकार बोल रही है ये जो आप कर रहे हो ना, इनकम ट्रांसफ़र कर रहे हो ताकि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए। क्योंकि देखो एक एक्स्ट्रा इंसान आने का मतलब क्या होता है, 2.5-3 लाख रुपए का एग्जम्पशन आ जाएगा कि नहीं। स्लैब में तो 2.5 लाख का एग्जम्पशन है ना बेसिक, तो एक एक्स्ट्रा आदमी के नाम पे करने से थोड़ा एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो आप इस तरह से अपनी इनकम को डाइवर्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, डाइवर्ट। इनकम हुई है तुम्हारी और तुम डाइवर्ट किसको कर रहे हो, अपने स्पाउस के नाम पे कर रहे हो। तो सरकार बोलते छोड़ेंगे नहीं, वो इनकम स्पाउस की फाइल में ऐड नहीं होगा, वो तुम्हारी फाइल में जोड़ के तुमसे ही टैक्स दिया जाएगा। इसको हम लोग शुद्ध भाषा में बोलते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ऑब्वियसली मतलब मेल हूँ तो मैं अपने एंगल से ज़्यादा बेहतर बोल सकता हूँ। मेरे लिए स्पाउस मतलब होता है पत्नी। तो पत्नी की मेरी जो इनकम होगी, जो मैंने डाइवर्ट किया, उसकी खुद की इनकम छोड़ दो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से मैं साल में कमाता हूँ 15 लाख रुपया, ठीक है, और मेरी वाइफ कहीं जॉब करती है और वो भी जॉब में कमाती है लेट अस से थोड़ा कम 5 लाख रुपया, ओके। तो शी अर्न्स 5 lakhs एंड आई अर्न हाउ मच, आई टोल्ड यू 15 लाख, ठीक है। तो 15 लाख 5 लाख, अब क्या है, उसका जो 5 लाख जो वो अपनी मेहनत से कमा रही है वो उसके फाइल में ही रहेगा, वो उसी के इनकम टैक्स रिटर्न में जाएगा, वही उस पर टैक्स देगी। मेरा 15 लाख में मुझे देना चाहिए, करेक्ट बात है। लेकिन अगर मैं अपने 15 लाख में से सोचो 5 लाख रुपया डाइवर्ट करके उसके नाम पे कर दूं, ठीक है, मतलब एक्चुअली मेरे पास 5 लाख की जो इनकम आती है वो इन्वेस्टमेंट्स है, तो वो इन्वेस्टमेंट्स मैं अपने वाइफ के नाम पे कर देता हूँ, तो अब वो 5 लाख का इनकम उसको आएगा। तब मेरा 15 लाख से गिर के कितना हो गया, 10 लाख। उसका भी 5 लाख से बढ़ के कितना हो गया, 10 लाख। ये बात अभी तुम जानते नहीं हो, लेकिन जब मैं चैप्टर 9 में जाऊंगा तो जब मैं टैक्स रेट पढ़ाऊंगा ना, 10 लाख के ऊपर इनकम होने से टैक्स रेट जोर से उछल जाता है, समझ रहे हो, टैक्स रेट जोर से उछलता है। तो 15 लाख में ना 10 लाख तक टैक्स अलग होता है और 5 लाख पे ज़्यादा टैक्स होता है। तो वो 5 तो इसके में चला गया, तो ये भी अब 10 के अंदर है और मैं भी 10 में हूँ, मेरा भी 10 उसका भी 10। पहले क्या था 15 5, तो मैं बहुत ज़्यादा दे रहा था क्योंकि मैं 15 में चला गया था, 10 पार कर गया था, तो मैंने नीचे कर लिया, मेरा भी 10 हो गया, अब उसका भी 10 हो गया, डिवाइड हो गया ना 10-10, कुल मिला के तो 20 ही है। सरकार बोलती है सिद्धार्थ तुमने जो ये 5 लाख रुपया का अपना इनकम अपनी वाइफ को डाइवर्ट किया है, ये उसके फाइल में ऐड नहीं होगा, ये हम लोग तुम्हारे ही फाइल में वापस उल्टा जोड़ देंगे और तुम्ही को इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। फेयर इनफ।
कोई गलत बात है क्या? सरकार ने कुछ गलत बोला? नहीं, लोग ऐसा करते हैं तभी तो सरकार को ऐसा करना पड़ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस चैप्टर का पूरा नाम क्या है, पढ़ो। इनकम ऑफ अदर पर्सन, मतलब स्पाउस, इंक्लूडेड इन असेसी, सिद्धार्थ टोटल इनकम। ठीक है, इतना लंबा जो नाम है ना, इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं छोटा सा, और सिर्फ मैं नहीं बोलता, पूरी दुनिया बोलती है, तो तुम क्लबिंग बोल सकते हो। क्लियर है? नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट मी गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स, देन यू विल फील वेरी कंफर्टेबल अबाउट इट। ओके, कंफर्ट आ जाएगा ना, फिर अपने बातें कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है, बात करें, ठीक है, ये जो प्रोसेस है क्लबिंग, ये क्यों आया? बिकॉज बेसिक पर्पस वही है, इनकम एक इंसान को हो रही है और वो अपनी, क्योंकि वो हायर स्लैब में जा रहा है और उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, तो वो अपनी इनकम का कुछ एक अंश अपने परिवार को ट्रांसफ़र कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है। तो वही सरकार अलाउ नहीं करेगी, वो वापस से तुम्हारी इनकम में जोड़ के तुमसे ही टैक्स वसूल कर लिया जाएगा। यही तो है क्लबिंग। एक उदाहरण देता हूँ मैं तुमको। मेरे माइनर बच्चे हैं, 2-2 साल के हैं। हमारे घर में 3 बच्चे हैं 2-2 साल के एकदम, ठीक है, डॉट 2-2 साल के। तो उनके नाम पर हम लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किया है कि नहीं किया है? किया है सर। उस इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर साल का लाख रुपए इनकम आता है। जैसे हमने बच्चों के नाम पे जो इन्वेस्टमेंट्स किया, हर माँ बाप करते हैं, तो हमने भी किया है, तो उस पर हर साल कितना आता है? लाख रुपया। ठीक है, अब अगर सोचो उन बच्चों की अलग अगर इनकम टैक्स फाइल होती, तब तो ये लाख रुपये एग्जेम्प्ट हो जाता, बिकॉज 2.5 लाख के नीचे है, तब तो एग्जेम्प्ट हो जाता। सरकार एग्जेम्प्ट नहीं करेगी। सरकार बोलती है माइनर चाइल्ड की जो भी इनकम है, जो उसके खुद की वजह से नहीं हुई है, क्या हमारे 2 साल के बच्चे काम करना चालू कर दिए हैं, कुछ भी कर रहे हैं ऐसा जिससे वो खुद कमा रहे हैं? नहीं। क्या वो फिल्म में कोई शूटिंग की है, एड शूटिंग की है? नहीं, कुछ नहीं किए। ये तो जो भी वो कमा रहे हैं, वो हमने उनके नाम पे इन्वेस्ट किया अपने पैसे से, उससे कमा रहे हैं ना। तो सरकार ने बोला कि ऐसी जो भी डाइवर्टेड इनकम है जो माइनर के फाइल में है, वो माता या पिता के फाइल में ही जोड़ देंगे और उनको ही टैक्स देना पड़ेगा। माता में जोड़ेंगे कि पिता में जोड़ेंगे? जिसकी भी इनकम ज़्यादा है। अगर मम्मी की इनकम ज़्यादा है तो मम्मी में जोड़ेगा, पापा की इनकम ज़्यादा है तो पापा में जोड़ेगा। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, जैसे अब मेरे केस में क्या होता है, ऑब्वियसली मेरे फाइल में ऐड होता है, मेरे और मेरी वाइफ में मेरा इनकम ज़्यादा है, तो मेरे बच्चों का जो भी वो इंटरेस्ट इनकम आता है, लाख रुपया दोनों का, ट्विंस का, वो मेरे ही फाइल में ऐड होता है। उसमें मुझे 1500 रुपये का खाली डिडक्शन मिलता है। कितने का मिलता है? बस 1500 में माइनस कर सकता हूँ पर बच्चा। तो जैसे 1 लाख रुपया हुआ एल्सा का, तो 1 लाख में से 1500 माइनस करो, कितना आएगा? गंदा फिगर है, 98,500। तो 98,500 मेरे फाइल में ऐड होगा, मुझे उस पर टैक्स देना पड़ेगा। वैसे ही आना का भी वो 1 लाख में से 1500 माइनस कर दो, मेरे में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो माइनर चाइल्ड का जो भी इस प्रकार का इनकम है, वो माता या पिता में जिसका भी हायर इनकम, उसमें ऐड कर दो। 1500 रुपये का एग्जेम्पशन ले सकते हैं पर चाइल्ड, उससे ज़्यादा नहीं। समझ लो, ये क्लबिंग है। ये क्या है? क्लबिंग है। दूसरा स्पाउस वाला एग्जांपल तो भी मैंने दिया था कि स्पाउस के नाम पे अगर कुछ ट्रांसफर करोगे तो वो भी आपके में ऐड बैक हो जाएगा, और उसमें 1500 माइनस भी नहीं होता। ठीक है, तो अल्टीमेटली ऐड बैक हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? क्लबिंग। ठीक है, और एक रिश्ता है यहाँ पे, 3 मेन रिश्ते हैं जो याद रखने हैं तुमको। स्पाउस इज अ जेंडर न्यूट्रल वर्ड। लड़कियां भी स्पाउस बोल सकती हैं अपने पति को, लड़के भी अपनी पत्नियों को स्पाउस बोल सकते हैं। तो स्पाउस इज अ जेंडर न्यूट्रल वर्ड, इसीलिए कानून बोलता है स्पाउस। कानून हस्बैंड या वाइफ वर्ड नहीं बोलता है। कानून क्या बोलता है? स्पाउस। स्पाउस इज जेंडर न्यूट्रल वर्ड। ठीक है, जो लड़कियां होगी तो अपने पति को क्या बोलेगी? स्पाउस, लाइक दैट। तो स्पाउस को अगर ट्रांसफर करोगे तो दूसरा माइनर बेबी, माइनर चाइल्ड का मतलब 18 के नीचे। ठीक है, एंड तीसरा एक और रिश्ता है जो थोड़े बड़े लोगों पे अप्लाई करेगा, जैसे मेरे मम्मी पापा पे अप्लाई करेगा, सन्स वाइफ। सन्स वाइफ का मतलब क्या होता है? बहू, बेटे की पत्नी, वो बहू लगती है ना रिश्ते में। तो मेरे पापा या मम्मी, अगर वो लोग भी अपनी इनकम का कुछ पोर्शन हमारी वाइफ्स के नाम पे, मतलब मेरी पत्नी के नाम पे, या क्या नाम है, विकास भैया की पत्नी के नाम पे करेगा, तो वो उनके लिए क्या होगी? बहू। तो बहू का भी वापस ऐड बैक हो जाएगा। ठीक है, कल को मेरी मम्मी के पास भी दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो मम्मी ने अपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स सपोज मेरी वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिए, तो वो ऐड बैक हो जाएगा, मम्मी की फाइल में ऐड हो जाएगा। या पापा ने अपना कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो है वो मतलब बहू के फाइल में ट्रांसफ़र किया, तो वो वापस ऐड बैक हो जाएगा। तो 3 रिश्ते हैं ज़्यादा, स्पाउस, माइनर चाइल्ड एंड तीसरा सन्स वाइफ। हर रिश्ते में क्लबिंग नहीं होगा, हर रिश्ते में क्लबिंग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपनी इनकम अपनी मम्मी के नाम पर ट्रांसफ़र कर दूं,
मम्मी, मैं मम्मी को दे रहा हूँ, मदर, ना स्पाउस है, ना माइनर चाइल्ड है, ना सन्स वाइफ है, क्लबिंग नहीं होगा। मैं पापा के नाम पर ट्रांसफ़र कर दूं, क्लबिंग नहीं होगा। सरकार को लगता है ये तो अच्छी बात है ना, सुपुत्र पैदा हो गया इस युग में जो अपनी इनकम किसके नाम पर ट्रांसफ़र कर रहा है, माँ या बाप के नाम पे, तो माँ या बाप के नाम पर ट्रांसफ़र करो तो क्लबिंग नहीं है। वाओ। वैसे ही भाई और बहन के नाम पर ट्रांसफ़र करो तो क्लबिंग नहीं है, ब्रदर सिस्टर के नाम पे करोगे तो क्लबिंग नहीं है। समझ में आ रहा है? फैमिली का इनका जो हमेशा दिमाग में चलता है ना, वो एकदम पति पत्नी एंड बच्चे, इनके लिए फैमिली यहीं से स्टार्ट होती है, पति पत्नी एंड बच्चे। एंड एक्चुअली दैट्स अ फैक्ट। यू आर बैचलर, यू कांट इमेजिन दैट ऑब्वियसली, तो मैं इमेजिन करवा देता हूँ। बाय अ सर्टेन एज, जैसे तुम लोग ऑलमोस्ट लाइक समवेयर इन द रेंज ऑफ 26 to 30 ईयर्स के रहोगे, उस समय जाके तुम करियर में थोड़े सेटल होगे, मतलब टुवर्ड्स 30 जब तुम पहुंचोगे ना, तब तुम प्रॉपर करियर में सेटल रहोगे। उस समय तुम्हारे लाइफ में स्पाउस आ जाता है, तो जब तुम्हारी इनकम आती है तभी लाइफ में स्पाउस आता है। ओके, फिर स्पाउस आते हैं, फिर आफ्टर सर्टन फ्यू ईयर्स यू विल हैव बेबीज, तब तुम देखोगे तुम्हारा मतलब लाइफ लॉन्ग जो कनेक्शन है वो किसके साथ होने वाला है, उन्हीं के साथ तो होने वाला है। लाइफ लॉन्ग कनेक्शन ब्रदर सिस्टर के साथ नहीं होने वाला है, लाइफ लॉन्ग कनेक्शन मदर फादर के साथ नहीं होने वाला है, लाइफ लॉन्ग कनेक्शन स्पाउस के साथ होने वाला है। ठीक है, तो सरकार ने उन्हीं दो रिश्तों को ज़्यादा थोड़ा अटैक किया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, ऑल सेड एंड डन, मैं बेसिक बात बता देता हूँ, बदमाशी करोगे ना तो बचोगे नहीं, बदमाशी करोगे तो बचोगे नहीं। मतलब अभी मैंने क्या बोला, मम्मी पापा को कर दो, भाई बहन को कर दो तो मस्त है, कोई क्लबिंग नहीं होगा। उसके लिए भी प्रावधान बनाए हुए हैं, उसके लिए सिंपल प्रावधान बनाए हुए हैं, ज़्यादा टेढ़े बाके नहीं है। ठीक है, पर उसके लिए भी प्रावधान है। पढ़ाई करते वक्त इन 3 रिश्तों का नाम ज़्यादा आता है, स्पाउस, बेबी एंड बहू। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इन 3 को छोड़ के किसी और को ट्रांसफर कर दोगे तो ऐसे सुखी हो जाओगे, बच जाओगे। बॉस, वहां पे भी क्लबिंग अट्रैक्ट हो जाएगा। उसके ऊपर चुन्नू मुन्नू सेक्शन है, ये ऊपर वाले, ये देख रहे हो, ये चुन्नू मुन्नू सेक्शन दिख रहा है, 60, 61, 62, 63, ये सब उस पे है। तो ऐसा नहीं है कि कल को मैं अपने ताऊजी के नाम पे इनकम ट्रांसफर कर दूं तो बच जाएगा, पकड़ के सीधा क्लबिंग कर देगा मेरे में। ओके, पर सेक्शन 64 इज द मेन सेक्शन जिससे एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें उन 3 रिश्तों की बात की हुई है। आर वी ओके विद दिस? लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का असली नाम बहुत बड़ा है, शॉर्ट में से क्या कहते हैं, क्लबिंग। क्लबिंग में क्या होता है, इनकम जो किसी दूसरे के फाइल में थी वो मेरे फाइल में जोड़ दी जाएगी, ऐड कर दी जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, क्लब कर देना। ठीक है, रिश्ते यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू चेक द रिलेशनशिप्स। 3 रिलेशन है। सबसे पहले हम लोग सेक्शन 64 पढ़ेंगे, वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी तो ठीक है लास्ट में होगा। लगभग 2 से 2.5 क्लास का चैप्टर है, तो आज स्टार्ट हुआ है, तो लेट्स से कि 2.5 क्लास में फिनिश हो जाएगा। एंड एक्चुअली में बहुत ही सुंदर और नए टाइप का ज्ञान इसमें हमें सीखने को मिलेगा। अच्छा, ये देखो क्या हेडिंग है, सेक्शन 64 के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, दनादन दनादन, मतलब ये आज चालू करूंगा और कल ब्रेक तक कवर होगा, मतलब 1.5 क्लास लगेगा इसी में। तुम्हारे लिए, तुम्हारी ज़िंदगी, मैंने बोला ना 80% इसी सेक्शन में बीतेगी, यही सबसे तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जब तुम पढ़ने जाओगे तो अंदर में क्या आएगा, समझ रहे हो? सर यहाँ तो सेक्शन नंबर ही याद नहीं रहता, अंदर वाला तो याद करने का चांस है ही नहीं। तो ये सब मेन सेक्शन से जो हमारे सामने आने वाले हैं। ओके, ये सब एक एक करके नाम वाम सब लिखे हुए आएंगे, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा है, हेलो, इसमें सबसे बड़ा सेक्शन नंबर कौन सा है, 64 का 1 का 4, जो हरे रंग में है, 64 का 1 का 4। नंबर याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अब सुनो, 2-3 बातें हैं जो क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे इनकम का क्लबिंग होता है, वैसे लॉस का भी क्लबिंग होता है।
आई रिपीट, जैसे इनकम का क्लबिंग होता है वैसे लॉस का भी क्लबिंग होता है। अगर मान लो कि मैंने अपनी वाइफ को 50 लाख रुपए दिए और उसने वो 50 लाख रुपए किसी बिजनेस में डाल दिए, तो उस बिजनेस से अगर प्रॉफिट आया तो भी मेरे में क्लबिंग होगा, लॉस आया तो भी मेरे में क्लबिंग होगा। तो इनकम का क्लबिंग होता है तो लॉस का भी क्लबिंग होता है, ठीक है। इनकम अगर क्लबिंग होगी तो लॉस की भी क्लबिंग होगी। अच्छा नेक्स्ट, पढ़ते पढ़ते कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ना बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं का मतलब क्या होता है, एक बात को इतनी बार वो बोल लेता है कि वो उसको आगे पीछे सोचना बंद कर देता है। हम लोग जब पढ़ेंगे अभी तो हमारी एक आदत क्या होगी भाई, स्पाउस की इनकम क्लब होगी, स्पाउस की इनकम क्लब होगी, स्पाउस की इनकम क्लब होगी। और अभी तो मैं थोड़ा स्टार्ट किया हूँ तो मैं स्पाउस बोल रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में मैं वाइफ बोलना स्टार्ट कर दूंगा। और देखो इसमें तुम ये मत सोचो कि सर खाली वाइफ बोल रहा है, अरे हस्बैंड का भी क्लबिंग होता है। पर क्या है कि आई एम बाई जेंडर मेल, तो मेरे लिए पत्नी बोलना इज ईजी। मेरा पति तो है नहीं कोई, मेरी तो पत्नी है, तो मेरे लिए पत्नी बोलना, पत्नी इमेजिन करना, पत्नी समझाना, कम्युनिकेट करना इज ईजी, ठीक है। अगर वहीं पे अगर लेडी टीचर होती तो वो पति बोलती, यही बात है बस और कुछ नहीं। तो अब होता क्या है, जब बार बार मैं एक डायलॉग बोलूंगा, वाइफ की इनकम क्लब कर दो, वाइफ की इनकम क्लब कर दो, वाइफ की इनकम क्लब कर दो, तो कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसा गलत बैठता है, वो सोचते हैं वाइफ अगर कहीं जॉब भी कर रही है, अपनी मेहनत से कमा भी रही है, तो वो भी उठा के पति में क्लब कर देंगे। ऐसा नहीं है, मैं जो इनकम डाइवर्ट करूंगा वो क्लबिंग होगा, उसका खुद का जो इनकम है वो क्लबिंग नहीं होगा। अरे खुद सोचो यार कि ये तो गलत बात हो जाएगा, फिर तो शादी करना बंद कर देंगे लोग। तुम सोचो अब तुम लोगों के साथ क्या होने वाला है, आज यही तो हो रहा है दुनिया में, तुम भी कोई एक्सेप्शन नहीं हो। आज के दिन पति पत्नी दोनों काम करते हैं कि नहीं करते हैं, दोनों का करियर होता है कि नहीं होता। तो यार पति अपना जॉब करके कमा रहा है, पत्नी अपना अलग जॉब करके कमा रही, काय का क्लबिंग, उसने डाइवर्ट किया है कुछ, वो अपना कमा रही है अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, तुम अपना कमा रहे हो, तो क्लबिंग नहीं होगा। तुम डाइवर्ट करोगे वो क्लबिंग होगा। ये ना सोचो कि उसकी जितनी भी कमाई है सब तुम्हारे में क्लबिंग कर देंगे। ऊपर करना आ गया, पहला टॉपिक आ गया हमारे सामने। ठीक है, मैं एक कहानी सुनाऊंगा पहले और फिर हम लोग इसको अंदर जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी कुछ सोचो मत, खाली कहानी पहले समझो, ठीक है। डिस्कस करते हैं। एक लड़का है रवि खैतान, क्या नाम है, रवि, नाम याद रखना क्योंकि मैं बार बार ये नाम लेता रहूँगा। एक लड़का है, नाम क्या है, रवि खैतान, ओके, ठीक है। रवि खैतान के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं तुमको। रवि खैतान इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे उम्र का है, हम लोग साथ में ही क्लासेस किया करते थे, कोचिंग पढ़ा करते थे, ठीक है। तो मेरे उम्र का है, ही इज़ ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज़ ऑल्सो अ रैंक होल्डर, ठीक है। तो वो रैंक होल्डर बंदा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर स्टोरी है, तो तुम इमेजिन कर सकते हो। रवि खैतान ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, रवि खैतान ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसने एक कंपनी खोली, उसने एक प्राइवेट कंपनी खोली और वो बिजनेस कर रहा है। उसका बिजनेस किस चीज़ का है सर, पापड़ का, पापड़ समझते हो, अचार पापड़, उसका बिजनेस है। अच्छा खासा टर्नओवर है, साल का उसका टर्नओवर हो जाता है 5 करोड़ रुपए का, मतलब 5 करोड़ के अचार पापड़ बेच लेता है। हर बिजनेस में पैसा है आज के दिन, ठीक है, तो ये कोई छोटा बिजनेस नहीं है। हर वो बिजनेस या व्यापार जिससे कमाई होती है, इट्स अ गुड बिजनेस, आई लाइक बिजनेस, आई लव बिजनेस। तो अगर कोई अचार बेच के कमाई, चाहे पापड़ बेच के, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पॉश बिजनेस होना जरूरी नहीं है। अरे लोग कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, करते ना, सबके घरों में आता है। तो बंदे का 5 करोड़ का सेल है, अब क्या है, 5 करोड़ का अगर सेल है तो बॉस प्रॉफिट भी तो कुछ निकल के आएगा अच्छा खासा, है ना, पीजीबी इनकम, पीजीबी इनकम। तो उसने क्या किया, रवि ने
अपने इनकम को कम करने के लिए रवि का तो बिजनेस है, पीजीबीपी, पीएल अकाउंट बनेगा ना, पीएल अकाउंट बनेगा, तो अपनी इनकम को, नेट प्रॉफिट को कम दिखाने के लिए वो अपनी वाइफ को साल का 50 लाख रुपया रेमुनरेशन देता है। ठीक है, वो अपनी प्राइवेट कंपनी के बुक्स में दिखा रहा है कि उसकी वाइफ जो है कंपनी में आती है, काम करती है, मैनेजमेंट संभालती है, दिस दैट, एंड द कंपनी पेज हर हाउ मच, 50 लाख रुपीज सैलरी। सही है, सही है, ठीक है। नाउ नियम ध्यान से सुन लो, अगर वो साबित कर दे इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने कि देखिए मेरी वाइफ वास्तव में आके काम कर रही है, शी हैज़ द प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस टू डू दैट जॉब, एंड वॉट एवर 50 तक वी आर पेइंग हर इज फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब अगर यही काम वो नहीं कर रही होती आके, हम किसी और से करा रहे होते, तो हम उसको भी 50 लाख रुपया रेमुनरेशन देते, तो ये एक्सेस पेमेंट भी नहीं है। तो अगर उसने साबित कर दिया कि हर वाइफ possesses the necessary qualifications to do the job and the 50 lakh rupees remuneration that you are paying to her is solely attributable to her own hard work in the company, तब तो भैया नो क्लबिंग, तब तो वो जेन्युइन हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, जेन्युइन हुआ ना वो, तो जेन्युइन हुआ तो फिर क्लबिंग नहीं होगा। सही बात है, एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आई गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अगर वो ये साबित ना कर पाया तो फिर क्या होगा? अब 50 लाख रुपया सैलरी है। हेलो, एक चीज़ और बता देता हूँ, सैलरी में तुम लोगों को याद है 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो वो दे दो, वो मिल जाएगा। तो 50 लाख में से स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दो, 50,000 रुपये का कितना होता है? 49.5 लाख। तो 49.5 लाख जो सैलरी वाइफ को मिल रहा है, वो रवि खेतान के फाइल में वापस ऐड बैक करके क्लबिंग हो जाएगा। आर बी क्लियर ऑन दिस? तो मैं अब पति के एंगल से बोलता रहूँगा, बट ऑब्वियसली वैसे मत सोचना, अगर मान लो पत्नी का बिजनेस होता और पत्नी पति को सैलरी दे रही तो भी क्लबिंग होता। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, पर मैं पति के एंगल से इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वो मैं क्योंकि जेंडर वाइज मैं मेल हूँ, तो मेरे लिए बोलना थोड़ा ईजी है, कन्वीनियंट है। ठीक है, और कोई बात नहीं है। और समझ में आ रहा है क्लबिंग का कॉन्सेप्ट? ना मेरी बात सुनो, एनी बिजनेस एंटरप्राइज इन विच द पति, मैं अपना बात कर लूँ एक बार, एनी बिजनेस एंटरप्राइज इन विच द पति, आई हैव अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है जिसके अंदर मेरा प्लस मेरे रिलेटिव्स का मिला के ग्रेटर देन इक्वल टू 20% वोटिंग पावर या 20% प्रॉफिट शेयरिंग है। हम लोग कहते हैं कि उस बिजनेस में हमारा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। तो ऐसे किसी भी बिजनेस से अगर मेरी वाइफ को रेमुनरेशन मिलेगा, ऐसे किसी भी बिजनेस से अगर मेरी वाइफ को रेमुनरेशन मिलेगा, तो वो रेमुनरेशन अल्टीमेटली मेरे ही फाइल में क्लब कर दिया जाएगा। आर बी ओके विद दिस? पहले हम लोग 3 नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, 3 नंबर पढ़ो, क्या लिखा है? मीनिंग ऑफ, एंड आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी इजी टू लर्न, नॉट हार्ड। ओके, अगर कंपनी है, अगर बिजनेस एंटरप्राइज क्या है? कंपनी, तब आप बोलोगे वोटिंग पावर ग्रेटर देन इक्वल 20%। वोट हाईलाइट करना है। मैंने मना नहीं किया ना, मतलब करना है। तो अगर कंपनी है तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि हमारा उसके अंदर 20% वोटिंग पावर है। ठीक है, 20% वोटिंग पावर में ना खाली मेरा अकेले का नहीं देखा जाता, मेरा प्लस मेरे रिश्तेदारों का मिला के देखा जाता। और यहाँ पर रिलेटिव का 3 मतलब है, स्पाउस, भाई बहन, लीनियर लेडी। ठीक है, जैसे मान लो एक कंपनी खोला, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने एक कंपनी खोली है ना, आर्टिफिशियल एग्जांपल है, फिनिक्स पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। मेरा बड़ा मन था तो वही नाम मैं ले रहा हूँ, फिनिक्स पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। मैंने कंपनी खोली है जो बुक पब्लिकेशंस का काम करती है। उसके अंदर मेरा 10% इक्विटी शेयर कैपिटल है
और विकास का 10% इक्विटी शेयर कैपिटल है। क्या विकास मेरा ब्रदर है? हाँ है। तो मेरा प्लस विकास का मिला के कितना हो गया? 20 हो गया। तो मेरा उसमें सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और विकास का भी उसमें सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। आर यू ओके विद दिस? अनदर एग्जांपल आई विल गिव यू। मैंने कंपनी खोली फिनिक्स, यही वाला नाम, फिनिक्स प्राइवेट पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। उसमें मेरे पास 10% इक्विटी शेयर है और मेरी वाइफ शालू अग्रवाल, उसके पास भी 10% इक्विटी शेयर्स है। तो क्या वाइफ रिलेटिव होती है यहाँ पे? हाँ। तो मेरा 10 + 10 20% सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, वैसे शालू का भी 10 + 10 सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। क्लियर है ये बात? थर्ड एग्जांपल, मैंने कंपनी खोला फिनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मेरा उसमें 10% इक्विटी शेयर है, मेरी मम्मी का उसमें 10% इक्विटी शेयर है। ठीक है, क्लियर है? तो मम्मी काउंट होगी क्या? लीनियर लेडी बोला था ना, IFOS पढ़ के आ रहे हैं, लीनियल, इन लाइन मेरे दो ऊपर, इन लाइन मेरे दो नीचे, तो मम्मी मेरी लीनियल असेंडेंट है तो काउंट हो जाएगा। तो मेरा 10 प्लस मम्मी का 10 मिला के 20 सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। अच्छा, मम्मी का है क्या सब्सटैंशियल इंटरेस्ट? मेरे बारे में छोड़ दो, बोलो मम्मी का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है कि नहीं है? सर है ना। मम्मी मेरी लीनियल असेंडेंट है और मैं मम्मी का क्या हूँ? लीनियल डिसेंडेंट बेटा, तो मैं तो काउंट होऊंगा। तो मम्मी का 10 प्लस मेरा वाला 10 भी, तो मिला के 20, तो मम्मी का भी इसमें सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। मतलब सब्सटैंशियल इंटरेस्ट जो आप 20% देखते हो ना किसी बिजनेस एंटरप्राइज में, वो सिर्फ अकेले का नहीं होता, इन तीनों को जोड़ के होता है। आर यू ओके विद दिस? गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, क्लियर है ना? ये देखो सर, अगर मान लो कंपनी नहीं है, हेलो, कंपनी नहीं है, लेट अस से पर मैं LLP है एटसेट्रा है, तब आप 20% वोटिंग पावर के बजाय क्या देखोगे? %20 प्रॉफिट शेयरिंग, उसमें भी वही है, इंडिविजुअल प्लस रिलेटिव्स का। ये जो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है इन द बिजनेस एंटरप्राइज, ये साल भर होना जरूरी नहीं है। अगर साल में एक दिन भी, अगर साल में एक दिन भी मैं किसी बिजनेस के अंदर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता हूं और उससे रेमुनरेशन पे हो रहा है तो क्लबिंग हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि साल भर मेरा बिजनेस सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो, साल में एक दिन भी होगा तो काउंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट समझ में आ गया तुम लोगों को? कूल। अब ऊपर देखो, अगर वाइफ के पास टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और जो सैलरी उसको मिल रहा है, इट इज सोली एट्रीब्यूटेबल टू एप्लीकेशन ऑफ हर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, मतलब उसको जो पारिश्रमिक सैलरी आप दे रहे हो वो बिल्कुल वो डिजर्व करती है, कोई और होता तो उसको उतना ही मिलता, तब उस केस में क्लबिंग नहीं होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको दे रहा हूं, मेरी वाइफ, ठीक है, मेरी वाइफ इज मास्टर्स, ओके, MCom, मास्टर्स इन कॉमर्स, शी इज नॉट CA CS, many people think my wife is also a CA and CS like that, no, she is MCom, okay, but she has knowledge and experience, she has नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, और मेरा जितना भी बुक्स वगैरह बनता है उसमें वो उसका काफ़ी हेल्प होता है, वो मेरे को बहुत सारा हेल्प करती है, एंड आई पे हर अ रेमुनरेशन ऑफ 40,000 रुपीज़ पर मंथ। साल का बोलो कितना हुआ यार? 480। ठीक है, जो वो मेरे लिए बुक्स में मेरा हेल्प करती है, अगर वही मैं किसी और से कराता तो मुझे उतना देना पड़ता, तब उस केस में क्लबिंग नहीं होगा। She possesses the requisite qualifications. She is actually CA inter qualified, मतलब फिर आगे परस्यू नहीं किया था, तो she knows the syllabus and curriculum and everything and prepares. So she possesses the requisite qualifications for the type of work she is doing, and the remuneration that I pay her is solely attributable to application of her knowledge and experience. तब उस केस में क्लबिंग नहीं होगा। Are you getting my point? ये खाली एग्जाम्पल था, I don't pay her anything. ठीक है मतलब ठीक है, तो मतलब मैं बता रहा हूं कि क्लबिंग नहीं होगा। आर यू क्लियर?
लेकिन अगर आप ये साबित नहीं कर पाए तो तब क्लबिंग हो जाएगा। नंबर 1। अब पढ़ तो, अब मेन टॉपिक पे पढ़ते हैं, जोर से रीड मारेगा ये। अरे और नीचे का भी पढ़ यार। हाइलाइटर, मैं अगर तुम मेरे को इमेजिन करना तो बेहतर रहेगा, ठीक है। मैं तो सिद्धार्थ अग्रवाल अगर अपनी वाइफ को, ये मेरा बिजनेस एंटरप्राइज है कि नहीं है, प्लीज इफ़ यू इमेजिन मी इट्स वेरी इजी, ठीक है, कि सिद्धार्थ सर का अपना बिजनेस एंटरप्राइज है, कोचिंग सेंटर LLP है, जिसमें मेरा 20% प्रॉफिट शेयरिंग तो ऑब्वियसली है ही, ठीक है। तो मेरा इस LLP के अंदर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है कि नहीं है, मेरे नाम पे LLP है तो मेरा तो इसमें सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है ही यार, ठीक है। अगर मैं अपने इस क्या नाम है इसका, बिजनेस एंटरप्राइज, अगर मैं इस बिजनेस एंटरप्राइज से अपनी वाइफ को रेमुनरेशन देता हूँ तो 50,000 का सैटिस्फैक्शन तो मिल जाएगा जो सैलरी में होता है, उसके अलावा बाकी जितना भी है वो मेरे इनकम में क्लब हो जाएगा। पढ़ो तो ऊपर, वेदर इन कैश और काइंड फ्रॉम अ कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस एंटरप्राइज। पचास जगह स्टैंडर्ड डिडक्शन जरूर दे देना, वो अलाउड है। तो वाइफ को आप जो सैलरी दोगे वो आप में ऐड बैक हो जाएगा, ठीक है, पर 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देना। ओके, लुक एट दिस, सिद्धार्थ has a substantial interest in the LLP. Okay, LLP pays remuneration to spouse, तो क्लबिंग हो जाएगा। डन है सर, कोई दिक्कत नहीं ना, ऊपर कर दें। 4 नंबर जो स्टूडेंट, देखो तुम जहाँ पे भी अटकोगे भटकोगे सटकोगे ना, मतलब तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहा है, वो सारा मेरा देखा हुआ है, सब इसमें बनाया हुआ है, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बात को समझो, ऐसा हो सकता है कि एक बिजनेस एंटरप्राइज में पति और पत्नी दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, सर आराम से हो सकता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो इस कोचिंग सेंटर के अंदर, जस्ट एग्जांपल है ये, कि इस कोचिंग सेंटर में माई स्टेक इज 25%, कूल, ये बस 25%, तो मेरा तो अकेला ही 25 से 20 के ऊपर हो गया, तो तुम बोलोगे सर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, और मेरी पत्नी का इसमें सिर्फ 1% है। कितना है? लेट्स से 1% है, 0 नहीं होना चाहिए, बस 0 से थोड़ा ज़्यादा, तो 1% है। अब मेरा 25 प्लस 1 कितना हो गया? 26%। उसके एंगल से सोचो तो उसका भी क्या हो गया? 1 + 25, पति का लेगी कि नहीं वो? 1 + 25, तो उसका भी 26%, तो हम दोनों का तो 26% स्टेक आ गया। समझ रहे हो कि नहीं? क्या दिक्कत है क्या? मेरा अगर इस बिजनेस में 25% स्टेक है और उसका सिर्फ 1% है, पर यहाँ तो आपको मालूम है परसेंटेज में पति पत्नी का ऐड होता है, तो मेरा भी 26 उसका भी 26 है, तब तो कायदे से हम दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो गया। अब सोचो क्या बांस होगा, ये जो बिजनेस है ये मुझे भी सैलरी दे रहा है और ये जो बिजनेस है ये उसको भी सैलरी दे रहा है, तो किसका क्लबिंग होगा, किस में क्लबिंग होगा? दैट्स द क्वेश्चन। तो इनका आंसर है 25 और 1 से मतलब नहीं है, इनका आंसर है कि पति और पत्नी की सैलरी जो मिल रही है बिजनेस से उसको छोड़ के बाकी इनकम्स आप निकाल लो, उसमें जिसकी भी हायर इनकम है उसी में क्लबिंग किया जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से जो सैलरी हमें मिल रहा है हम दोनों को, उसको छोड़ के बाकी हम जो कमाते होंगे कुछ भी और PGBP ये वो फलाना ढिमका, वो इनकम अगर मेरा जाता है तो उसकी सैलरी मुझ में क्लब हो जाएगी और मेरी तो मेरे में रहेगी। और उल्टा कि मान लो अगर उसका अदर इनकम्स ये सब के अलावा ज़्यादा है मुझसे, ठीक है, तो मेरे को जो सैलरी मिलता है वो उसकी फाइल में फिर क्लबिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टोन हमेशा ही रहेगा, एक बार याद रख लो सर, कभी भी तुमको डाउट हुआ कि सर 2 लोग हैं पति पत्नी या फलाना ढिमका, क्लबिंग किस में होगा, क्योंकि दोनों में ही हो सकता है देख के लग रहा है, तो यहाँ जनरल आंसर वही है जिसकी भी अदर इनकम हायर है।
मतलब वो वाली इनकम जो तुम क्लब करना चाह रहे हो उसको छोड़ के बाकी इनकम, जैसे बिजनेस से हमें सैलरी के अलावा पीजीवी भी तो मिलता है, प्रॉफिट शेयर, तो वो भी तो देखोगे, ठीक है। तो बोलता है वो जो इनकम आप क्लब करना चाह रहे हो उसको छोड़ के बाकी सारी इनकम जिसकी भी ज़्यादा होगी उसी में क्लबिंग होगा। आर यू ओके विद दिस? मैंने बेबीज लोग के लिए भी बताया था, बेबी लोग का भी जो इनकम होगा मम्मी में क्लबिंग होगा कि पापा में होगा? भाई जिसका भी इनकम ज़्यादा है, ठीक है, तो पापा का ज़्यादा है तो पापा में, मम्मी का ज़्यादा है तो मम्मी में। आर यू क्लियर? विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पति पत्नी हैं, दोनों कमाते हैं, दोनों का अपना पीजीबीपी इनकम है ज़बरदस्त, एक क्रिकेटर है और एक फिल्म स्टार है, दोनों की अपनी इनकम है और दोनों के बच्चा है ना, उनकी एक बेटी या बेटा जो भी है, तो उनके जो बच्चा है उसके नाम पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किया होगा, उस इन्वेस्टमेंट्स पे इनकम आता होगा, वो इनकम क्लबिंग होता होगा। द क्वेश्चन इज किसके फाइल में, विराट कोहली के फाइल में या अनुष्का शर्मा के फाइल में? अब ये हम लोग कैसे पता चलेगा सर? ये तो आपको बताना पड़ेगा कि उन दोनों में से किसकी इनकम ज़्यादा है, वो तो हम बता नहीं सकते, वो तो देख के बताना पड़ेगा, ठीक है। वो तो, और वो मतलब वी डोंट नो दैट, ओके, आर वी क्लियर? अच्छा एक बार अच्छा एग्जाम्पल को मैं और ऐड करता हूँ, लेट अस से कि विराट कोहली की इनकम ज़्यादा है, लेट अस से कि विराट कोहली की इनकम ज़्यादा है, तो बच्ची का जो इनकम होगा किस में ऐड होगा? विराट कोहली में ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सर बात ऐसा है कि ये दोनों ही ना फिल्म स्टार, मतलब एक फिल्म स्टार एक क्रिकेटर है, दोनों की इनकम कांस्टेंट तो रहती नहीं है, बिजनेस वाले हैं, किसी साल तो मान लो कि नेक्स्ट ईयर अनुष्का शर्मा की दनादन बैक टू बैक 5 पिक्चर आ जाती है और नेक्स्ट ईयर अनुष्का शर्मा को बहुत सारे वो मिल जाते हैं एडवर्टाइजमेंट्स, और अनुष्का की इनकम एक्चुअली ज़्यादा है, विराट की कम है, तो क्या अब बच्ची का इनकम विराट के बदले अनुष्का में क्लबिंग होगा? यहाँ पे एक और नियम है, एक बार आप शुरू में खाली डिसाइड कर लो किसकी इनकम ज़्यादा है, हो गया। अब एक बार जब क्लबिंग डिसाइड हो गया तब बाद में भले ही वो इनकम ऊपर नीचे हो जाए फर्क नहीं पड़ता, जिसमें हो रहा था उसी में क्लबिंग होता रहेगा। क्लियर है? तो अगर पहली बार विराट कोहली के फाइल में ऐड हो गया, ठीक है, मेरे दिमाग में वो रोहित शर्मा विराट कोहली ऐसा मिक्स हुआ है ना ठीक है, मैं फिर से क्या बोल रहा था, हाँ, एक बार सपोज अगर विराट कोहली की इनकम ज़्यादा है और उसमें अगर वो फाइल में ऐड हो गया तब फिर भले ही अगले साल अनुष्का की इनकम ज़्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, इट विल कंटिन्यू, वो बच्ची का इनकम हमेशा विराट कोहली में ही ऐड होता रहेगा। समझ रहे हो? क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ भी वैसा ही फंड है, अगर मान लो दोनों पति पत्नी का बिजनेस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, दोनों को ही सैलरी मिल रहा है, तो किसके में क्लबिंग होगा? तुम बोलोगे सर जिसका बाकी इनकम हायर है उसमें अदर इनकम, सैलरी को छोड़ के बाकी जो इनकम है जिसका हायर है उसमें होगा। अब एक बार अगर हो गया तो वो हर साल चेंज नहीं करेंगे, वो फिर कंटिन्यू चलेगा। अगर चेंज कराना है तो इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ जाकर बहस करना पड़ेगा, लड़ाई करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, वो मान गया तब चेंज होगा, वरना फिर जिसमें एक बार हो गया उसी में क्लबिंग होते रहेगा। आर वी ओके विद दिस? क्या समझ में आ रहा है? तो पूरे चैप्टर का फ्लेवर एकदम ही मस्त है, एकदम ही नया, कुछ डिफरेंट है। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। एक बात तुम लोग याद रखोगे, ये एक सवाल नहीं है, ये 3 सवाल है। ए अलग है, बी अलग है, सी का 1 अलग है, सी का 2 अलग है, ठीक है, मिक्स नहीं चाहिए मेरे को। लेट्स रीड नंबर 1। मिस्टर कार्तिक हैज, एक इधर देखो, कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी है? 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर। ये मैं मार्क अपने लिए नहीं करता हूं कभी भी ना,
मतलब क्या हो गया है, वॉल्यूम 1 खत्म करके वॉल्यूम 2 में आए तो यहाँ ये आज क्या अपना फर्स्ट क्लास हो रहा है क्या वापस? शादी हो रखा है एकदम, हर बार मेरे को टोकना पड़ रहा है कि बात कर लो। वो तो जो बिजनेस इन्होंने खोल रखा है कंपनी, उसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख शेयर है। 1 लाख शेयर ऑफ 10 रुपया, 10 लाख रुपया, ठीक है, तो 1 लाख शेयर है। पति के पास 26,000 शेयर है, मतलब कितना हुआ सर? लिखना है हम लोगों को। पत्नी के पास 25,000 शेयर्स है, कितना हुआ सर? यहाँ तो दोनों का जोड़ने का जरूरत भी नहीं है, अलग अलग ही दोनों का सब्सटैंशियल है। वैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे को बताओ फॉर द पर्पस ऑफ क्लबिंग दोनों का परसेंटेज होल्डिंग कितना है, तो तुम लोग बोलोगे सर 51-51 है ना। पति का तुम बोलोगे 26 + 25 51, वैसे पत्नी का बोलोगे 25 + 26 51, तो आराम से सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। अब दोनों को ही सैलरी मिल रही है 5 लाख पर एनम। $50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन कर लेना यार, वो भूलना मत। तो 5-5 लाख में से 50,000 तो कटेगा ही, 4.5 लाख हो जाएगा, वो भूलना मत। अब सवाल ये कि देखो इधर कार्तिक और मिसेस कार्तिक, कार्तिक को 5 लाख मिल रहे हैं, मिसेस कार्तिक को 5 लाख मिल रहे हैं। 50,000 सोच के एक बार सोचो, 4.5 लाख 4.5 लाख, ठीक है। सवाल ये किसका किस में क्लबिंग होगा, तो दोनों का ही सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो दोनों में से जिसकी अदर इनकम हायर है उसका। अदर इनकम किसकी हायर है? मिस्टर कार्तिक हैज अ बिजनेस इनकम ऑफ 10 लाख, उस सैलरी को छोड़ के बंदे की 10 लाख अलग से कमाई है, और मिसेस कार्तिक की एचपी इनकम है 6 लाख, तो ज्यादा किसकी है? मर गया पति, अब पति में क्लबिंग करना पड़ेगा, तो क्लबिंग किस में होगा? पति में, ठीक है ना। इधर ये देखो टोटल सैलरी कितना मिल रहा है? 4.5, 50 माइनस करो, 4.5, 4.5, 9 लाख। पति का अदर बिजनेस इनकम कितना है? पत्नी का एचपी इनकम कितना है? तो पति जब रिटर्न भरेगा तो इनकम दिखाएगा 19, पत्नी रिटर्न में इनकम दिखाएगी 6 लाख। सीन क्लियर है? सॉल्यूशन आसान होगा, बस दिमाग को शार्प रखने की जरूरत है। What would be your answer in above if कार्तिक होल्ड्स 1000 इक्विटी शेयर? 1 लाख में से 1000 शेयर कितना होता है? 1%। एंड मिसेस कार्तिक होल्ड्स 19,000 इक्विटी शेयर, 19,000 ऑफ 1 लाख कितना होता है? 19%। सर अभी भी अगर जोड़ के देखें तो कितना है? पति का कितना है? पति बोलेगा मेरा 1 है, पर पत्नी का तो 19 है, तो जोड़ के 20 हो गया। और पत्नी के एंगल से बोला मेरा 19 है, पर पति का भी तो 1 है, तो जोड़ के 20 हो गया, तो दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है ना। तो इस केस में भी दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, दोनों को सैलरी मिल रही है, तो दोनों में से इसका हायर अदर इनकम है, उसमें जाएगा, तो सेम आंसर रहेगा। क्या ठीक है ना? कोई डाउट नहीं ना? ऊपर आ जाओ। अभी वेट, अभी नाइस, एकदम आराम से। सी का 1 अलग है, सी का 2 अलग है, कोई तालमेल नहीं है, गौर से। सी का 1, कार्तिक होल्ड्स 20,000 शेयर, मतलब 20%, एंड मिसेस कार्तिक होल्ड्स 0। अब ऐड नहीं होगा। अब कार्तिक बोलेगा मेरा तो 20% है, मतलब मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, पर मिसेस कार्तिक क्या उसमें एक पैसे का भी होल्ड करती है?
तो वो ये नहीं बोल सकती 0 + 20 20, वैसे नहीं है। 1 + 19 20 हो जाएगा, पर 0 अगर है तो तुम ये नहीं बोलोगे मेरा 0 है तो क्या हुआ, पति तो है ना, 0 + 20 20, वैसे नहीं। ठीक है, तो यहां पर पत्नी का 0%, मतलब उस बिजनेस में कोई सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है ही नहीं। तो इस बार सब्सटैंशियल इंटरेस्ट सिर्फ किसका है, पति का। तो जो रेमुनरेशन पत्नी को मिल रहा है वो पति में ऐड बैक हो जाएगा, करेक्ट। तो पति को जो रेमुनरेशन मिल रहा है उसमें पत्नी वाला 4.5 लाख भी ऐड बैक कर दोगे। क्लियर है कि नहीं है? इस बार सिर्फ किसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, कार्तिक का। तो क्लबिंग इस बार पति में होगा। ठीक है, अब रुको, यहां तक पहले क्लियर है। अब सॉल्व कर नहीं पाएंगे, उसके लिए थोड़ा और इंफॉर्मेशन चाहिए। इन्होंने बोला और एक बात है, मिसेस कार्तिक रिसीव्स रेमुनरेशन फ्रॉम द कंपनी। अब ऊपर वाले सम्स में हमने क्या बोला था कि मिसेस कार्तिक को कितना मिल रहा है, 5 लाख। ऊपर बोला था ना 5 लाख 5 लाख दोनों को। अभी नहीं, अभी थोड़ा चेंज है, अभी थोड़ा चेंज है। पति को तो 5 लाख मिल ही रहा है, पर पत्नी को कंपनी से अब P5 नहीं मिल रहा, कितना मिल रहा है, 10 लाख। ठीक है, ओके इधर सुनो। सो ऐसा है, सपोज कि आई एम मिस्टर कार्तिक, देयर इज मिसेस कार्तिक। I am getting from, I have a substantial interest in this business enterprise. My wife does not have. She has nil. तो मेरा substantial interest है। मुझे 5 लाख की सैलरी मिलती है, 4.5 लाख, 4.5 लाख प्लस मेरा 10 लाख का पीजीबी इनकम भी है। तो 4.5 लाख प्लस 10 लाख जोड़ो कितना हुआ, 14.5 लाख। मेरा कहानी खत्म, साइड। रुक जाओ। अब पत्नी, पत्नी को हम इससे सैलरी कितना देते हैं, 5 नहीं, कितना देते हैं, 10। और पत्नी का एचपी इनकम भी तो है 6 लाख का। ठीक है ना, 10 लाख जो तुम दे रहे हो वो क्यों दे रहे हो, नो क्लबिंग। अब इन दोनों इंफॉर्मेशन को अलग अलग डिस्कस कर दिया मैंने। ठीक है, अब कंबाइन करो और सॉल्व करो। देखो ऊपर क्या लिखा है, कंप्यूट इनकम ऑफ बोथ मिस्टर एंड मिसेस कार्तिक। ठीक है, तो दोनों कंबाइन करो। इधर देखो एक बार, ये है पति और ये है पत्नी। पत्नी के पास क्या है, ठीक है, पति की सैलरी इनकम कितनी है, 5 लाख मिलता है पति को, 4.5 लाख लेंगे। पत्नी को कितना मिलता है बोलो सैलरी, 10 लाख, पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। तो क्लबिंग नहीं होगा ना, क्लबिंग नहीं होगा। तो 10 लाख में 50,000 दे दो ट्रांजेक्शन। अच्छा, अदर इनकम कितना है, पति का अदर इनकम है 10 लाख, पत्नी का अदर इनकम है, ओके। तो अभी पति की टोटल इनकम कितनी हो रही है, 14.5 लाख, और पत्नी कितनी हो रही है, जोड़ दो, 15.5 लाख। क्लियर है ये, ठीक है, ऐड।
डन है। मैं एक लास्ट बात बोलना चाहूँगा, ये ख़त्म हो रहा है, बस मैं अभी एक लास्ट बात बोलना चाहता हूँ। ठीक है, मेरी बात को सुनो। तुमने कहानी पूरा समझ लिया, सम्स हो गए, समझ में आ रहा हाँ सर क्या हो रहा है, अब मोटा मोटी एक आइडिया हो गया। खाली क्या होता है ना, स्टूडेंट से एग्ज़ाम में एक सिली मिस्टेक होता है कि वो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन करना भूल जाता है। ये एक सिली मिस्टेक होता है। मैं बता देता हूँ, इसके लिए कोई बहुत नंबर कटने वाले नहीं है। इनफैक्ट कई किताबों में तुम देखोगे कि बिना स्टैंडर्ड डिडक्शन के क्लबिंग हो रहा है। जैसे मैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन दे के क्लबिंग कर रहा हूँ, कई जगह देखोगे बिना स्टैंडर्ड डिडक्शन की क्लबिंग हो रहा है। ठीक है, ऐसे अलग अलग मिलेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। तुम एक काम कर सकते हो, फुट नोट दे सकते हो, सॉल्व करोगे एक नोट डाल देना, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज़ अवेलेबल फ्रॉम सैलरी इनकम, बस। ठीक है, फिर तुम चाहे ऊपर में 50,000 हटाओ या मत हटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज एग्जाम में टॉपिक सिंपल है, पर वो स्टैंडर्ड डिडक्शन में तुम भूल कर बैठोगे, तुम्हारे दिमाग में क्लिक नहीं किया, तो सर क्या करेंगे उस वक्त अपने? नहीं, बस कुछ नहीं, हर सम्स के नीचे डाल दोगे, सैलरी में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, बात खत्म, बच जाओगे थोड़ा। ठीक है ना। नेक्स्ट सर, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू स्पाउस, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बहुत बड़ा है, पलट के देखो 13 पेज तक जा रहा है, भयंकर सम्स है इसके ऊपर, देख रहे हो, ये सबसे बड़ा टॉपिक है। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात, क्या लिखा है ऊपर पढ़ो, ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी छोड़ के, हाउस प्रॉपर्टी अगर आप पत्नी को दोगे तो फिर सेक्शन 27 में होता है क्लबिंग, एचपी में था ना डीम्ड ओनर। अगर पति ने पत्नी को घर ट्रांसफर कर दिया हाउस प्रॉपर्टी, तब तो वो सेक्शन 27 में चला जाएगा, डीम्ड ओनरशिप में। ओके, क्लियर। तो असेट मस्ट बी अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, आर वी ओके। अभी देखो कितना सुंदर सा मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें मैं बहुत बातें करने वाला हूँ। पहले लेट मी शो यू द एंटायर थिंग। सबसे पहले ये मास्टर एग्जाम्पल है डायग्राम, ठीक है, फिर ये सेक्शन, ठीक है, फिर ये सेक्शन के अंदर कंपैरिजन है, नीचे देखो 27 में और 64 में, ठीक है। फिर ये अगले पेज से देखो क्या चालू हो गया, एनालिसिस ऑफ द सेक्शन, ये 1.5 पेज का है, पलटो इसमें बहुत सारी बातें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख रहे हो 2 पेज का है, 2 पेज का क्या चल रहा है, एनालिसिस ऑफ द सेक्शन। बड़ा मस्त है, बड़ा मस्त है, पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा, दिल खुल जाएगा, तो दिमाग खुल जाएगा और दिल खुश हो जाएगा, इतना बढ़िया है। फिर उसके बाद स्टार्ट होते हैं सम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10, तो यहीं तक है। हाँ, पेज 13 तक, क्वेश्चन तो 10 है। ओके, तो लाइन्स है, बहुत ही सुंदर है, डिस्कस कर रहा हूँ। लेट्स फर्स्ट लुक एट द मास्टर एग्जाम्पल। फिर से जब 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 धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाते हैं ना, टैक्स में ऐसा होता है कि जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो शुरू में ही बहुत सारे हमारे दिमाग में डाउट्स आने चालू हो जाते हैं, तो उसको शुरू में लेके घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है, एक थॉट बिल्ड होने में समय लगता है, थॉट बनने में एक समय लगता है। तो तुम पढ़ते जाओ, 1-1.5 घंटे बाद जब चैप्टर का रिदम तुम्हारे हाथ में आ जाता है ना, तब तुम्हारी थॉट्स एकदम सही हो जाती है, तुम सही दिशा में सोचते हो, तब वो जितने भी उल्टे पुल्टे डाउट आते हैं वो शांत हो जाते हैं। देखो, उल्टे पुल्टे डाउट जितने भी आएंगे दिमाग में, उनका 2 निवारण है, एक कि या तो वो आगे ऑलरेडी कवर्ड है, आगे सॉल्व हो ही जाएगा, या दूसरा आगे जाते जाते तुम्हारा दिमाग इतना सही हो जाएगा कि तुम समझ जाओगे कि जो डाउट तुमने सोचा था इट वाज नॉट अ यूजफुल डाउट, वो अपने आप ही रिजॉल्व हो गया। तो इसीलिए कभी भी पढ़ाई करते वक्त डाउट्स में ज़्यादा बॉग डाउन नहीं होना है, वरना तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरे साथ ये बहुत दिक्कत होती थी, मतलब आज भी होती है, मैं अपने आप को सुधार नहीं पाया हूँ। मैं जब कोई भी चीज़ नया पढ़ता हूँ तो मेरे को शुरू में एकदम जोर से भयंकर सारे डाउट्स आने लग जाते हैं, और वो मुझे इतना परेशान करते हैं कि मैं आगे बढ़ नहीं पाता हूँ। मुझे कोई भी एक नया चैप्टर अगर पढ़ना हो, कुछ भी नया आज पढ़ाई करनी हो, तो मुझे बहुत टाइम लगता है, मैं उसमें कई दिन लगा देता हूँ।
क्योंकि मेरा दिमाग इस तरह से वर्क करता है कि व्हेन आई स्टार्ट डाउट 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 एकदम धड़ाधड़, और जब तक वो सॉल्व नहीं होता आई कांट मूव फर्दर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ। आई एम टेलिंग यू, ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो तुमको मुझसे सीखना चाहिए, बिल्कुल एक्चुअली गलत है। क्योंकि आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड दिस थिंग। आज तो इस बात का मेरे को उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब मैं स्टूडेंट था, खास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ 11-12 की, 11-12 मेरा साइंस से था, ठीक है। मुझे इतनी दिक्कत होती थी कोई भी चैप्टर पढ़ते वक्त कि मेरे को शुरू में डाउट आ रहा है, वो क्लियर नहीं हो रहा है और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, आगे नहीं जा पा रहा हूँ। और मेरा एक दोस्त था स्कूल में 11-12 साल में, आशीष केजरीवाल, ठीक है। वो दिल्ली से था और यहाँ शिफ्ट हुआ था उसके पापा, तो वो उसका कहाँ से मतलब कनेक्शन ही नहीं है कोई, ठीक है। वो मेरा फ्रेंड है तो मेरी उम्र का होगा, कहाँ से वो अरविंद केजरीवाल की उम्र का थोड़ा हो सकता है। अब आशीष केजरीवाल का एक हैबिट था, वो बंदा शुरू में उसको जो भी डाउट्स है ना वो पैदा नहीं होते, वो बस पढ़ते जाएगा, कुछ नहीं, वो बस पढ़ते वो पढ़ते पढ़ते सम्स तक पहुंच जाएगा और फिर वो धनाधन सम्स करना चालू कर देगा। मतलब उसकी ये जो डाउट वाली बीमारी उसके दिमाग में नहीं, वो अटकेगा नहीं। अगर उसने एक चैप्टर उठाया है तो वो एंड तक ले जाएगा। हमको तो वैसा होना है, ऐसा थोड़ा ना होना है कि भाई चालू करते डाउट में टक कर पढ़ाई छोड़ के उड़ गए, ऐसा नहीं होना है, उसके ऐसा होना है। ही वॉज द ओनली पर्सन, मैं तुमको बता रहा हूँ, मतलब मैं शॉक्ड हूँ उस आदमी के बारे में। जितने भी हम लोग साइंस के होते हैं ना 11-12 में, जो IIT JEE की तैयारी करते हैं, हम लोग स्कूल का बुक हाथ ही नहीं लगाते हैं। स्कूल का जो बुक होता है ISC बोर्ड का, वो हाथ ही लगाते थे हम लोग सिर्फ IIT JEE की जो बुक्स आती है जैसे SC वर्मा, तुम लोग तब तो दिखाता भी टीवी में, SC वर्मा वगैरह की बुक्स, वही सब करते थे। वो लड़का हर बुक करेगा, SC वर्मा की बुक है कर दो, इरड़ो वे कर दो, बोला इरड़ो बाद में करेंगे। स्कूल का जो बुक है ISC बोर्ड का, जो कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई एक राइटर का था, मुझे राइटर का नाम भी याद नहीं है, वो उसकी बुक भी बैठ के क्लास में सॉल्व करने लग जाता था। ही वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो यू हैव टू बिकम लाइक हिम, कि जो बिना डाउट में फंसे एकदम मतलब आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आगे बढ़ोगे तो रास्ता अपने आप पीछे का खुल जाएगा। और अगर पीछे तुम डाउट ही में अटके रहोगे तो तुम तो सर आगे ही नहीं बढ़ पाओगे कभी भी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको बाद में फील होती है। एक होता है देखो समझा दिया, पर कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो समझने के बावजूद भी मन नहीं मान रहा है। वो मन जब मानता है ना, वो तभी मानता है जब तुम एक फ्रेम ऑफ माइंड में होते हो, ठीक है। मेरे सामने एक ही बात ना कितने टाइम लिखा हुआ आता है, मैं कितनी बार, पर क्लिक नहीं कर रहा। अचानक से कोई एक दिन होता है क्लास में पढ़ाते हो, थोड़ा से ब्रेन से खुल जाता है मेरे, ठीक है, अचानक से होता है। जैसे आई टेल यू, पब्लिक कंपनी मैं पढ़ा रहा था हाल फिलहाल लॉ में तुम लोगों को, कि पब्लिक कंपनी चाहे अनलिस्टेड हो तो भी डीमैट चाहिए उसको, करेक्ट। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हल्दीराम, हुंडई, उसको भी क्या चाहिए, डीमैट शेयर्स चाहिए। तो ये तो बकवास लग रहा है भाई, डीमैट का शेयर उनको चाहिए जिनका ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है, शेयर मार्केट में लिस्टेड है। व्हाई शुड अनलिस्टेड हैव डीमैट? ये बात मैं लास्ट 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, किताब में लिखा हुआ है, समझ आ रहा हूँ सब है, पर मेरे को उसका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा कि सरकार ने ऐसा किया क्यों, सरकार ने ऐसा किया क्यों कि अनलिस्टेड को भी डीमैट में। मेरे को एकदम ही क्लिक नहीं कर रहा है, ठीक है। इनकम टैक्स पढ़ाते एक समय हो गया मेरे को, ठीक है। लास्ट 9 to 10 months आई एम लाइक टोटली इनटू दिस। मेरे दिमाग के नए तार खुल गए, एकदम ही नए तार खुल गए। और वो पहली बार में नहीं खुला, वो भी 2-3 बार में। जब इस बार मैंने लॉ की बैच में टॉपिक पढ़ाया, मैं बोल रहा था, बोलते वक्त ही, ये सच बता रहा हूँ कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड, मैं बोल रहा था, पढ़ा रहा था, एंड आई वॉज जस्ट अबाउट टू से कि सरकार ने जो किया है इलॉजिकल है। बट आई डोंट नो उस वक्त क्या सरस्वती जी आ गई अंदर है क्या, तड़ाक से दिमाग में रीजन खुल गया एकदम कि नहीं, इसके पीछे का लॉजिक है। लोग प्राइवेट कंपनी का शेयर्स बेच के कच्चा पक्का ब्लैक मनी वाइट मनी करते हैं, और प्राइवेट कंपनी का शेयर्स कागज का बेचोगे तो किसी को पता तो चलता नहीं, बिकॉज ROC को इन्फॉर्म भी नहीं करना। लेकिन डीमैट में अगर कुछ भी आपने बेचा बाची किया, वो तो NSDL के रडार में तुरंत चला गया। ब्लैक का वाइट कर कैसे पाओगे, तुरंत तड़ाक से क्लिक किया। नाउ यू जस्ट इमेजिन, ये लॉजिक तुम ढूंढ दो, तुमको किसी किताब में नहीं मिलने वाला, पर ये क्लिक नहीं किया कितने बार पढ़ने के बाद भी, अचानक से एक दिन तड़ाक से क्लियर हुआ कि हाँ ये ऐसा है, समझ रहे हो। तो यार मैं सच बोल रहा हूँ, शुरू में अगर डाउट से अटके ना, आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ोगे
कई डाउट्स तो अपने आप बाद में आ ही जाएंगे, कवर हो जाएंगे केसेस, और कई तुम्हारे खुद से क्लियर हो जाएंगे बिकॉज तुम्हारी एक थॉट, एक मैच्योरिटी डेवलप हो चुकी है सोचने की। तुम आज खुद सोचो, तुमको अगर हम लोग वापस से क्लास 7 में भेज दें, जो चीज़ें उस वक्त समझ में नहीं आई थी अब नाच गा के समझ में आएगी। इनफैक्ट तुम क्लास 7 के टॉपर बन जाओगे अब। बट डू यू वांट दैट? नो, यू डोंट वांट दैट। मन तो हर इंसान का करता है, ठीक है। वैसे तो मेरा ही मन करता है कि अब भेजो IIT JEE में, 2 बार नहीं, एक ही बार में निकलेगा सीधा 1 डिजिट रैंक, पर वो तो नहीं हो सकता ना। हर चीज़ का एक फेज़ होता है, पढ़ाई का भी एक फेज़ होता है, गुजर गया। कई जन को ये भी एक प्रॉब्लम होती है, मेरे पास स्टूडेंट लोग का वो वीडियो क्या बोलते हैं ना, ऑडियो वीडियो जो रिकॉर्ड करके भेजते हैं व्हाट्सएप में, बात करते हैं कई जन, वो बोलते भी कि सर मेरी एज हो गई है एकदम 35, मैं भी 35 इज़ लाइक माई एज ओनली, ओके, तो अभी भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा ऐसा है वैसा, मैं क्या करूँ। ये कल की बात बता रहा हूँ मैं, ऐसा होते रहता साल भर, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरा CS तो हो गया पर मेरा CA फाइनल निकल नहीं रहा है, बच्चे भी उसके 2, शादी हो गई, ऑब्वियसली 35 है, और जॉब करें क्या करें, या CA अभी जॉब छोड़ के CA फाइनल पे फोकस करें। मैंने सिंपल बोला कि देखो हर चीज़ का एक उम्र होता है, पढ़ाई ज़रूरी है, बट पढ़ाई को इतना भी इंपॉर्टेंस मत दो कि जिंदगी की बलि चढ़ा दो, ठीक है। पढ़ाई इंपॉर्टेंट, और एक उम्र, हर उम्र का ना एक काम होता है। यू आर अ विद्यार्थी, तुमसे एक ही एक्सपेक्टेशन है, पढ़ाई कर लो, ठीक है। मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, मतलब वैसे नहीं हूँ, मतलब समाज की नज़रों में तो मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, वैसे तो हम लोग जीवन भर ही पढ़ते रहते हैं, बात हो रहा है। तो मेरा काम क्या है, मुझे कमाना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, मेरी कुछ जिम्मेदारी हैं, मुझे वो जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। हर उम्र के लेवल पर एक चीज शोभा देती है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई पर्सन है तो मैं यही बोलूँगा कि अब तुम्हारा वो फेज गया, अगर तुमको वो करना भी है तो पैरेलल करो साथ में, करियर को दांव पे मत लगाओ। अब तुम्हारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, करियर। और अगर तुम करना चाहती हो फाइनल का तो तुम करो ना, साइड में जब टाइम मिले तो थोड़ा थोड़ा क्लास वगैरह पढ़ के एक ग्रुप दे के करती रहो, पर उसको अब साइड में रखो। अब मेन तुम्हारा क्या होना चाहिए, ये कहने में पॉइंट। तो हर समय हर चीज का एक फेज होता है। अब तुम अभी इस फेज में हो तो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये फेज चला गया तो ये बाद में ये मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। और डिग्रियां जमा करने से जिंदगी नहीं चलेगी, आई एम टेलिंग यू। कि तुम सोचोगे हम 10 डिग्री ले लें। एक पगला था, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में एक पगला था, ठीक है, नॉट पगला मतलब ही वाज साउंड माइंड, बट वैसे साइको टाइप। उसको डिग्री जमा करने का शौक था कि उसके नाम के आगे कॉमा 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 लगा के 5-7 डिग्रियां जमा हो जाए। वैसे नहीं होता, मतलब उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इधर देखो, क्लास के बाद बात कर लेना, मैं आंखें खोल दूंगा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ असेट्स टू स्पाउस, तो जितने भी तुम इसमें डाउट सोच सकते हो ना, वो सारे मैंने डाल रखे हैं, वो अपने आप कवर हो जाएंगे। जब शुरू में मैं पढ़ाऊं तो प्लीज दिमाग को भारी मत कर लेना, उल्टा पुल्टा सोच के डाउट, नहीं तो फील नहीं ले पाओगे, समझ नहीं पाओगे, ठीक है। डायग्राम बहुत सुंदर है, बहुत जबरदस्त है। हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुआ है, क्या ट्रांसफर हुआ है, सम अदर एसेट। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी अगर करोगे तो कहाँ चला जाएगा सर, HP में, ओके। इधर ये देखो जरा, मैं कुछ डायलॉग्स बोल रहा हूँ, पहले वो डायलॉग्स थोड़ा रियाज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, दोहरा लेते हैं। एक सेकंड, हेलो, कुछ डायलॉग्स मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ याद करना, ठीक है। एक बार ना ये छोड़ दो, ऐसे मत देखो इसको, मेरे खुद इमेजिन करो। मैं रियल नाम ले लेके एग्जांपल देके बात कर रहा हूँ। माय नेम मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, मैं असेसी हूँ तुम्हारे लिए। तुम खाली किसके बारे में सोचोगे, मेरे बारे में, मैं तुम्हारा असेसी हूँ। मेरी स्पाउस का नाम है मिसेज शालू अग्रवाल, ठीक है, क्लियर। हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, ओके। नाउ मैं अगर अपनी वाइफ को कोई भी एसेट ट्रांसफर कर दूं, मोबाइल फोन नहीं, मतलब कोई भी, मैं अपने वाइफ को कोई भी एसेट ट्रांसफर कर दूं, तो अगर मैं अपनी वाइफ को कोई एसेट दे रहा हूं, गौर से सोचो, 2 वर्ड है, एक है इनकम और एक है एसेट, एक है इनकम और एक है एसेट, 2 वर्ड है, प्लीज ध्यान से सुनना। मैं अगर अपनी वाइफ को कोई भी एसेट ट्रांसफर करूं फॉर कंसिडरेशन या फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, समझ रहे हो।
तो क्या वो उसके लिए टैक्सेबल होगा? नहीं। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जेम्प्टेड। मैं अगर अपनी वाइफ को कोई भी असेट दूं तो ना तो वो कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल है, बिकॉज गिफ्ट कैपिटल गेन्स में एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर होता है, और रिलेटिव है हम लोग स्पाउस, तो गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जेम्प्टेड। तो अगर मैं अपनी वाइफ को कोई भी एसेट ट्रांसफर करूं, क्या कैपिटल गेन से IFOS लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ये पहले क्लियर है क्या? ठीक है ना? एसेट का क्लबिंग नहीं होता। बॉस, हम इनकम टैक्स रिटर्न जमा करते हैं कि एसेट टैक्स रिटर्न? हम इनकम टैक्स रिटर्न जमा करते हैं कि एसेट टैक्स रिटर्न? इनकम टैक्स। एसेट का क्लबिंग नहीं, इनकम का क्लबिंग। यू हैव टू टॉक अबाउट इनकम का क्लबिंग, एसेट का क्लबिंग नहीं। समझ में आ रहा है कि? ये बात पहले समझ लो। एसेट का क्लबिंग नहीं होता। क्लबिंग किसका होता है सर? इनकम का। और मैं अपनी वाइफ को कोई एसेट दूंगा तो वैसे भी एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है, ना उस पर कैपिटल गेन लगेगा, ना उस पर IFOS लगेगा। आर यू ओके विद दिस? अब मैंने एसेट अपनी वाइफ को दे दिया, ठीक है, तो वाइफ हैज रिसीव्ड एन एसेट फ्रॉम मी। रिसीविंग एसेट फ्रॉम द हस्बैंड इज नॉट टैक्सेबल, वो तो एग्जेम्प्टेड है, रिलेटिव सिक्योरिटी में एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अब इस एसेट पर वो इनकम अर्न कर रही है, अब इस एसेट पर वो इनकम अर्न कर रही है, तो दैट इनकम विच शी इज अर्निंग फ्रॉम माई गिफ्टेड एसेट, दैट इनकम विल बी क्लब्ड इन द फाइल ऑफ द हस्बैंड। एसेट का क्लबिंग नहीं होता भाई। क्लबिंग किसका होता है? इनकम फ्रॉम एसेट। ठीक है, आई एम रिपीटिंग द एंटायर थिंग, डायलॉग याद कर लो। इनकम फ्रॉम द एसेट इज क्लब्ड, एसेट इज नॉट क्लब्ड। इनकम फ्रॉम द एसेट इज क्लब्ड, एसेट इज नॉट क्लब्ड। आर यू ओके? सुनो, तो मैंने अपनी वाइफ को कुछ एसेट्स दिए, उसमें तो कोई टैक्स वैक्स है ही नहीं। अब उस एसेट से वो इनकम कमाएगी, तो जो भी इनकम वो कमाएगी वो मेरे फाइल में ऐड हो जाएगा। आर यू ओके विद दिस? ठीक है, ठीक है। अब मैं एक कहानी बोल रहा हूँ, सुनो। मैंने अपनी वाइफ को 5 लाख रुपया दिया। मैंने अपनी वाइफ को कितना दिया? 5 लाख रुपए दे दिए अपनी वाइफ को। 5 लाख रुपया तो एसेट है ना, एसेट है क्या? ठीक है ना? तो मैं अगर अपनी वाइफ को कैश गिफ्ट कर रहा हूँ 5 लाख, उसके बैंक में मैंने 5 लाख डाला है अपने बैंक से, तो क्या वो टैक्सेबल है? नहीं सर, वो एसेट गिफ्ट अपनी पत्नी को करोगे तो वो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है, ना कैपिटल गेन ना IFOS। उसने वो 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया बैंक में FD करके, जिसपे वो 8% ब्याज कमा रही है। 5 लाख का 8%, 40,000 है, 40,000 रुपया। तो वो 5 लाख को इन्वेस्ट करके जो वो कमाएगी, दैट इज इनकम फ्रॉम द एसेट। तो वो 40,000 रुपया जो ब्याज कमा रही है ना, वो उसके फाइल में ऐड नहीं होगा, वो मेरे फाइल में क्लबिंग हो जाएगा। आर वी ओके विद दिस? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। कहानी में ट्विस्ट सुनो। मैंने अपनी वाइफ को, ध्यान से सुनो ना, छोड़ दो। मैंने अपनी वाइफ को 1 लाख रुपए का, तुम लोग को बस कैलकुलेटर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपनी वाइफ को 1 लाख रुपए का डिबेंचर दिया है। क्या दिया है? डिबेंचर। डिबेंचर इज एन एसेट। सर एसेट तो एग्जेम्प्टेड होता है, उसका कुछ नहीं होगा। 1 लाख के डिबेंचर पे 10% ब्याज है, तो ब्याज कितना हुआ सर? 10,000 रुपया। तो मैंने अपनी वाइफ को डिबेंचर्स दिया, डिबेंचर्स पे वो 10,000 रुपया ब्याज कमाई। वो 10,000 रुपया ब्याज किसकी फाइल में क्लबिंग होगा? मेरे फाइल में क्लबिंग होगा। आर यू ओके विद दिस? ठीक है। कहानी में ट्विस्ट सुनो। मेरे पास 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे। वो 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स मैंने अपनी वाइफ को 30,000 में दे दिया। वो 1 लाख रुपए का डिबेंचर्स मैंने अपनी वाइफ को दिया, और बदले में मैंने 1 लाख रुपया नहीं लिया। क्या लिया? सिर्फ 30,000। इसको हम लोग फ्री नहीं बोलते, और इसको हम लोग एडिक्वेट कंसिडरेशन भी नहीं बोल सकते। एडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब 1 लाख के बदले 1 लाख दो, इसको कहते हैं इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। क्या कहते हैं? इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो मैंने 1 लाख रुपए का जो डिबेंचर दिया, उसके बदले में उससे कितना लिया? सिर्फ 30,000 रुपया लिया है। तो मतलब एक्चुअली बेनिफिट कितना दिया? 70,000 का तो दिया है। अब सुनो ध्यान से, क्या होगा? जो 1 लाख का डिबेंचर है उस पर ब्याज आएगा 10%, 10,000 रुपया। 10,000 रुपया पूरा का पूरा मेरे में क्लबिंग होगा कि प्रोपोर्शनेट क्लबिंग होगा? प्रोपोर्शनेट। एक्चुअली 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स जो मैंने उसने मुझसे खरीदा है, कितने में खरीदा? 30,000 में। तो 3:7, तो माना जाएगा कि 10,000 रुपया जो है वो हमें 3:7 में डिवाइड होगा। तो 10,000 का 3,000 तो उसकी फाइल में टैक्सेबल होगा, और 7,000 मेरे फाइल में टैक्सेबल होगा। तो मेरे फाइल में आप टोटल क्लबिंग करोगे कि प्रोपोर्शन क्लबिंग करोगे? प्रोपोर्शन। वो जितना भी कमा रही उसमें से जितना पोर्शन मेरे वाले एहसान का दिया हुआ पोर्शन है, मेरा एहसान तो 70,000 ही था,
तो 70,000 पे वो कितना कमा रही है, 10% 7,000, तो 7,000 ही मुझ में क्लबिंग होगा, पूरा 10,000 क्लबिंग नहीं होगा। आर यू ओके विद दिस? प्रोपोर्शनेट कहने का मतलब है कि अगर मैंने उसको फ्री में नहीं दिया था, फॉर सम इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दिया था, तो मेरा जो एहसान वाला पोर्शन है ना उतना ही क्लबिंग होगा, ठीक है? आर यू ओके? सही है क्या? लेकिन अब सुनो ध्यान से, मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का एसडीवी वैल्यू है 1 करोड़ रुपया। बिल्डिंग का एसडीवी वैल्यू कितना है? 1 करोड़ रुपया। मैंने वो बिल्डिंग अपनी वाइफ को बेच दिया 30 लाख रुपए में, ठीक है? बेच दिया। अब इस बिल्डिंग को वो ले ली मुझसे। अब हमारे वाइफ में क्या बेचा बाची और उस पर तो कोई टैक्स है ही नहीं, वो तो एग्जेम्प्टेड है ना, पति पत्नी रिलेटिव। लेकिन अब उस बिल्डिंग को उसने रेंट पे चढ़ा दिया है, जिससे वो साल का रेंट कमाती है 10 लाख। साल का रेंट कितना कमाती है वो? 10 लाख। द क्वेश्चन इज 10 लाख रुपए का रेंट क्या मुझ में फुल क्लबिंग होगा कि सिर्फ 7 लाख क्लबिंग होगा? वो 10 लाख कमाई है रेंट से, तो यहां पे भी तो तुम बोल सकते हो कि सर एहसान वाला पोर्शन तो 70 लाख ही है, क्योंकि उसने 30 लाख आपको दिए ही है, तो 70 लाख पे आप निकालोगे तो 7 लाख आता, खाली 7 लाख होना चाहिए। लेकिन नो, अगर मैं अपनी पत्नी को घर देता हूं गिफ्ट में या फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, घर, तो घर सेक्शन 64 में कवर्ड। घर किस में कवर्ड है? सेक्शन 27 में। और सेक्शन 27 में फुल क्लबिंग का कॉन्सेप्ट है, प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस बार जो वो रेंट कमा रही है 10 लाख रुपया, उसका 7 लाख नहीं निकलेगा, 10 लाख पूरा का पूरा मेरे में क्लबिंग होएगा। आर यू क्लियर ऑन दिस? अब ये तो मैं वो चीज तुमको बता रहा हूं जो तुम भी डाउट में नहीं सोचे होगे। ये तो डाउट भी नहीं आता स्टूडेंट का, बिकॉज स्टूडेंट इतना सोच थोड़ा पता है सेक्शन 27 वहां, फिर भी मैंने वो सोच के पहले से बना के डाल दिया कि मैं मालूम है बाद में, आज तुम नहीं सोचोगे कभी तो सोचोगे, तो पहले से डाल दो। सेक्शन 27 में जब घर देते हैं ना फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो फुल क्लबिंग होता है, लेकिन 64 में जब अदर असेट्स आप देते हो तो प्रोपोर्शनल क्लबिंग होता है। आर यू ओके विद दिस? लुक एट दिस मास्टर डायग्राम, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है, ध्यान से देखो। हस्बैंड ने वाइफ को क्या गिफ्ट किया है? शेयर्स एंड डिवेंचर 2-2 लाख रुपए के एसेट्स, ठीक है? एसेट्स का तो कोई क्लबिंग होता ही नहीं है। ये देखो नीचे डब्बा में क्या लिखा है? नो IFOS गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, वाइफ को आप डायरेक्ट दो या इनडायरेक्ट दो, फर्क नहीं पड़ता, क्लबिंग तो होगा ही। जैसे कोई बोलेगा सर वाइफ को आप सीधा सीधा क्यों दे रहे हो? घुमा के दे दो, घुमा के दे दो, मतलब पहले मैं किसी अन्य व्यक्ति को दूं फिर वो मेरी वाइफ के नाम पे करे, बोला वो सब नौटंकीबाजी नहीं। वाइफ को आप डायरेक्ट असेट दो, इनडायरेक्ट दो, क्रॉस दो। क्रॉस भी एक होता है। क्रॉस मतलब क्या? जैसे सोचो सिद्धार्थ, मैंने अपनी वाइफ शालू को गिफ्ट किया, तो तुम डायरेक्ट बोलोगे। विकास भैया ने अगर अपनी वाइफ श्रुति भाभी को गिफ्ट किया तो वो भी डायरेक्ट होगा। पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मैं एसेट श्रुति भाभी को गिफ्ट कर दूं और विकास असेट शालू को गिफ्ट कर दें। इसको कहते हैं क्रॉस ट्रांसफर, ये भी कवर्ड है। इसको क्या कहते हैं? क्रॉस। रिश्ता देखो ना, ब्रदर्स, मैंने श्रुति भाभी को किया, विकास ने शालू को किया, वो सरकार बोलेगी ये क्या है? क्रॉस ट्रांसफर। तो यहाँ हर तरह का कवर्ड है, उल्ट पुल्ट हरकतें अलाउड नहीं है, कैसे भी कर लो कवर्ड है। तो ये देखो मैंने बनाया ना, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी कवर्ड है, डायरेक्ट भी कवर्ड है। दे दिया आपने वाइफ को। अच्छा, 2-2 लाख के शेयर डिबेंचर पे उन्होंने कमाया कितना है? डिविडेंड 2 लाख के शेयर पे डिविडेंड आया 30,000 रुपया, इनकम ऑन एसेट। इंटरेस्ट आया डिवेंचर पे 2 लाख पे 20,000 रुपया, इंटरेस्ट इनकम ऑन एसेट। क्लबिंग एसेट का होता है कि इनकम ऑन एसेट का होता है? इनकम ऑन एसेट। तो वाइफ ने 50,000 रुपया कमाया है, इनकम ऑन एसेट, वो क्लबिंग होगा, हो गया क्लबिंग। अब एक नया डायलॉग सुनो, इधर 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 प्लीज प्लीज, अब ये क्लोज होने वाला है, लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट सुनो।
एसेट का तो क्लबिंग होता नहीं है, वो तो बात हो गई। इनकम ऑन एसेट का क्लबिंग होता है, ठीक है। अब सुनो, इनकम ऑन इनकम, इनकम ऑन इनकम, उसका क्लबिंग नहीं होता। मतलब सर उसको छोड़ो, मैंने अपनी वाइफ को कितना दिया, 4 लाख का असेट, क्लबिंग नहीं होगा। 4 लाख के असेट पे उसने 50,000 इनकम कमाया, 50,000 क्लबिंग होगा। वो 50,000 उसने वापस से एफडी में डाल दिया और उस पर उसको 2,000 का ब्याज और मिल गया। तो वो जो 50,000 उसने फिर से डाल दिया कहीं एफडी में, उस पर 2,000 ब्याज मिल गया, दैट 2,000 रुपया इज इनकम ऑन इनकम, उसका क्लबिंग नहीं होगा। ये देखो, उसने 50,000 रुपया क्या किया, सेविंग्स अकाउंट में डाला, जिसपे उसको 2,000 रुपया ब्याज आया। ये 2,000 रुपया मेरे दिए हुए शेयर डिबेंचर पे कमाया है, एसेट पे कमाया है, कि उससे जनरेट हुए हुए इनकम पे कमाया है। इसको बोलते हैं सर इनकम ऑन इनकम। इसकी क्लबिंग नहीं होती। ये 2,000 रुपया मेरे फाइल में ऐड नहीं होगा, तो ये किसके फाइल में ऐड होगा? अरे अगर क्लबिंग नहीं होगा तो पत्नी खुद टैक्स देगी ना, तो एरो जो क्लबिंग हो गया उस पर पति टैक्स देगा, जो क्लबिंग नहीं हुआ उस पर पत्नी टैक्स देगी, सिंपल। अभी बहुत कुछ बोलना है, अभी तो बहुत कम बोला है, ठीक है। फिर से सुन लो, एसेट इज नॉट क्लब्ड, इनकम ऑन एसेट इज क्लब्ड, इनकम ऑन दैट इनकम इज नॉट क्लब्ड। यहाँ पर क्लबिंग 64 नंबर सेक्शन में टोटल होता है कि प्रोपोर्शनेट? प्रोपोर्शन, मतलब अगर मैंने अपनी वाइफ को कोई एसेट दिया है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो फिर आप रेशियो निकाल के फिर आप डिवाइड करो। सेक्शन पढ़ो, ये पढ़ेगा। बस करो, मैं फिर बोलूंगा भाई। हो गया, बात करें, सुनो। ये पहला पॉइंट क्या है, ब्रैकेट में पढ़ो तो, द ट्रांसफर इज नॉट फॉर, अगर मान लो मैंने 1 करोड़ का एसेट अपनी वाइफ को 1 करोड़ में ही दे दिया, 1 करोड़ का एसेट मैंने अपनी वाइफ को 1 करोड़ में ही दे दिया, तब क्लबिंग नहीं होगा। क्यों? मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। मेरे पास शेयर्स हैं, 10 लाख रुपए के शेयर्स हैं। मेरी वाइफ वो शेयर्स मुझसे खरीदना चाहती है, तो मैंने बोला लाओ 10 लाख रुपया। तो उसने अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसे में से मुझे 10 लाख दिया और मुझसे शेयर्स खरीदा है। क्लियर बात है ये, ठीक है। जो शेयर्स आज उसके पास पहुंचा वो मेरी मेहनत का है कि उसकी अपनी मेहनत का है? क्योंकि उसने पूरा कीमत मुझे दिया है ना, तो ये तो उसकी अपनी मेहनत का पैसा हुआ ना, अपनी मेहनत का असेट हुआ ना, तो फिर क्लबिंग काहे का? कॉमन सेंस की बात है। इफ शी हैज गिवन मी हर हार्ड अर्न मनी फॉर द फुल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, then there is no favor, there is no एहसान at all, there is no diversion at all, okay? तब उस केस में क्लबिंग हो ही नहीं सकता, ये तो सच बात है। नेक्स्ट, अगर मान लो पति पत्नी का डिवोर्स ही हो रहा है, तब तो सर वो सेटलमेंट में दिया गया पैसा है, वो फिर क्लबिंग की चीज नहीं है। मैं डिवोर्स के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि भाई डिवोर्स वैसे नहीं होता कि आज सुबह उठे तलाक तलाक तलाक, वैसे नहीं होता डिवोर्स, ओके। डिवोर्स के लिए प्रॉपर आपको कोर्ट वगैरह में जाके अपील करना पड़ता है। डिवोर्स के पहले ही बहुत कुछ चालू हो जाता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। डिवोर्स ऐसा थोड़ा है कि जैसे फिल्मों में जो दिखाते हैं ना, वो एक्चुअली उससे हम लोग का पूरा लॉ बिगड़ जाता है, ओके। फिल्मों में दिखाते हैं, वो दिल धड़कने दो फिल्म थी, प्रियंका चोपड़ा ने अपने पति को एक दिन अचानक, पति बात कर रहा है, ड्रामेटिक सीन है, पति अपना बड़बड़ा रहा है, बोलती जा रही है, और ये आईना में देखिए डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स। ऐसे नहीं होता भाई,
ठीक है, मतलब पहले तो वो लोग अलग रहना चालू कर देते हैं क्योंकि बन नहीं रहा आपस में, तभी तो डिवोर्स हो रहा है। थोड़ा कोई मतलब मोहब्बत चल रहा है, नफरत चल रहा है, तो वो लोग रहना अलग हो जाते हैं। फिर जाके वो कोर्ट में अर्जी जाता है, फिर कोर्ट बोलता है इतने महीने तक एक बार हम लोग, इतने महीने, जो कि एक्चुअली इट्स अ गुड टाइम। तुमने सुना होगा फिल्म स्टार लोग का डिवोर्स सेटल होने में 2-3 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो कोर्ट आपको एक समय देता है कि भाई इसमें आप अलग अलग रहो, लिव अपार्ट। अगर सुलह हो गया तो ठीक है, क्योंकि एक्चुअली डिवोर्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है बच्चे। तो एक वो भी एक एंगल रहता है कि इंसान मतलब श्योर ही नहीं कि क्या करें, अलग रहें कि नहीं रहें कि क्या रहें, तो कोर्ट एक वक्त देता है, प्रोसेस है ये। तो आप अलग रहो, अगर सुलह हो गया तो ठीक है, कैंसिल हो जाएगा प्रोसीडिंग, रहना टुगेदर। नहीं हुआ तो फिर उसके बाद में सेटलमेंट वगैरह होगा। तो लिव अपार्ट अगर कर रहे हैं तो और उसमें असेट दिया गया है, तब तो सबको मालूम है कि वो डाइवर्जन का केस है ही नहीं, तब तो पति देना ही नहीं चाहेगा इनफैक्ट कुछ भी। ठीक है, तो उस केस में क्लबिंग वगैरह अट्रैक्ट नहीं होता। आर यू क्लियर? वो देखो क्या लिखा, नॉट इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट वो सब डिवोर्स में होता है। ठीक है, क्लियर है क्या? इसमें एक चीज और याद रखना, मैं सब बताऊंगा, सब लिखा हुआ है, पर अभी जस्ट बोल के छोड़ रहा हूं एक बार। जब असेट मैंने अपनी पत्नी को गिफ्ट किया था, तभी भी हमारे बीच में पति पत्नी का रिश्ता होना चाहिए। और जब वो उससे इनकम कमा रही है, जिसको आप मुझ में क्लब करना चाहते हो, तभी भी हमारे बीच में पति पत्नी का रिश्ता होना चाहिए, तब क्लबिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि जैसे जुलाई 2018 से लेकर दिसंबर 2018 तक मेरा कोर्टशिप पीरियड था, मतलब रोका हो गया था, वो होता है ना, क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट बोलते हैं। तो हम लोग रिश्ते में मंगेतर हो गए थे, फ्यांसे हो गए थे, पर शादी हुई दिसंबर में। तो जुलाई से दिसंबर 2018 के बीच में अगर मैंने शालू को कुछ भी शेयर्स गिफ्ट किया सपोज, ठीक है, सपोज मान लो उसी वक्त मैंने उसको शेयर्स गिफ्ट कर दिया जिस पे वो आज इनकम कमा रही है, तो क्लबिंग नहीं होगा। गिफ्ट देते टाइम पे भी रिश्ता होना चाहिए पति पत्नी का, और जब वो इनकम आ रहा है तभी भी हमारे बीच में रिश्ता होना चाहिए। सिमिलरली, अगर शादी चल रही है, मतलब मैरिज है, मैरिज के दौरान कुछ भी गिफ्ट करो, लेकिन फिर गिफ्ट के बाद डिवोर्स हो गया, तो अब डिवोर्स के बाद अगर इनकम आ रहा है तो फिर क्लबिंग नहीं होगा। बोलो, देवा आ जाए ना तो बोल देना हमको। हेलो, सही है, ठीक है ना? इधर हर एक चीज पे क्वेश्चन बनाया हुआ है, पीछे बहुत हैवी कराऊंगा मैं, ठीक है? टाइप ऑफ ट्रांसफर कैसा हो सकता है सर? डायरेक्ट भी चलेगा, हैंडेड भी चलेगा, और क्रॉस भी चलेगा। इसके क्रॉस के बगल में लिखो क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 चले। सुनो सुनो, हेलो हेलो, प्लीज रुको, यहां मत ड्रॉ करो, नीचे खाली स्पेस है देखो।
ओके है सबों को? ठीक है, नाउ प्लीज, राम ने उर्मिला को कितना रुपया गिफ्ट किया है? 6 लाख का गिफ्ट किया है, कैश गिफ्ट है ये, एग्जेम्प्टेड, समझ रहे हो ना, कैश गिफ्ट है। ओके, राम ने उर्मिला को कितना गिफ्ट किया है? मैं पहले तो तुम लोग से पूछना चाहता हूं, IFOS याद करो, IFOS रिलेटिव का लंबा सा लिस्ट। क्या राम और उर्मिला रिलेटिव हैं कि नहीं है? कैसे है? ब्रदर्स वाइफ, करेक्ट। भाई भाभी हुई ना, तो भाभी थी, ठीक है, उसमें जैसे भी जितने भी सारे थे सबकी स्पाउसेस, तो राम और उर्मिला रिलेटिव है, तो 6 लाख, राम जब 6 लाख उर्मिला को देगा तो उस पर IFOS नहीं लगता। वैसे लक्ष्मण सीता ये लोग भी मतलब रिलेटिव्स हैं, लक्ष्मण जब सीता को देंगे तो ये IFOS नहीं लगेगा। एक दिक्कत आ रही है कि सर अमाउंट अलग अलग है, अमाउंट अलग अलग है। 5 लाख, राम ने तो 6 लाख दिया उर्मिला को, लेकिन लक्ष्मण ने सीता को कितना दिया है? 5 लाख। क्रॉस ट्रांसफर कितने अमाउंट का माना जाएगा? लोअर ऑफ द टू। मतलब यही तो है कि राम चाहता तो सीधा अपनी पत्नी को 5 लाख दे सकता था ना, पत्नी को तो 5 ही लाख मिला है ना। तो अल्टीमेटली राम ने ये उल्टे पुल्टे तरीके से लक्ष्मण के हाथों कितना दिलवाया? 5 लाख। तो क्रॉस ट्रांसफर लोअर ऑफ द टू होता है, हायर ऑफ द टू नहीं। क्रॉस ट्रांसफर कितना है? 5 लाख। तो याद रहे, इस 5 लाख रुपए के ऊपर सीता को जो भी इनकम होगा वो इनकम क्लबिंग हो जाएगा राम में, ठीक है। माना जाएगा कि सीता को 5 लाख राम ने इनडायरेक्टली दिलवाए हैं लक्ष्मण के थ्रू। ओके, सिमिलरली उर्मिला के केस में इनकम ऑन 5 लाख लक्ष्मण में क्लबिंग हो जाएगा। क्रॉस ट्रांसफर हम 5 लाख का ही मानेंगे, क्योंकि दोनों को तो 5-5 ही मिला है ना, मतलब एक को 5 मिला, एक को 6 मिला, लोअर ऑफ द टू क्या 5 लाख, तो आप बोलोगे क्रॉस ट्रांसफर 5 लाख का ही है। तो टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख रुपीज, 5 लाख पे जो भी इनकम आएगा वो पतियों के हाथ में क्लबिंग हो जाएगा। तो सीता के 5 लाख पे जो इनकम है राम के हाथ में, उर्मिला के हाथ में 6 लाख है, 6 लाख में से 5 लाख का जो इनकम है लक्ष्मण में क्लबिंग हो जाएगा। एंड बैलेंस इनकम ऑन 1 लाख इज टैक्सेबल इन उर्मिलाज हैंड्स। बैलेंस 1 लाख जो बच गया ना, उस पर जो इनकम होगा वो उर्मिला के हाथ में टैक्सेबल होगा, वो लक्ष्मण में क्लबिंग नहीं होगा। तुम यहां पे ये मत सोचना कि सर उर्मिला को अगर 6 लाख मिल रहा है तो लक्ष्मण ने ही तो राम को कहलवा के दिया होगा, तो 6 लाख पूरा लक्ष्मण में क्लबिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। क्रॉस ट्रांसफर के केस में जो लोअर अमाउंट है उसी को हम मानते हैं कि ये डीम ट्रांसफर है, उसी को हम मानते हैं कि ये ड्रीम ट्रांसफर है, उसी पे क्लबिंग होता है, समझ रहे हो, पूरे पे क्लबिंग नहीं होता, ठीक है। अब जैसे स्टूडेंट बोलेगा सर लिटरली स्पीकिंग उर्मिला को अगर 6 लाख मिल रहा है तो पक्का लक्ष्मण ने अपने भाई राम को बोल के 6 लाख दिलवाया होगा, तो पूरे 6 लाख का लक्ष्मण में क्लबिंग करो, खाली 5 लाख क्लबिंग क्यों कर रहे हो? हम लोग लक्ष्मण में खाली 5 लाख क्लबिंग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सर क्रॉस ट्रांसफर के केस में आप तो डीम कर रहे हो ना, क्या लक्ष्मण ने खुद 6 लाख दिया उर्मिला को? नहीं। और कहीं ऐसा भी नहीं बोला कि लिखा हुआ कि लक्ष्मण ने राम को बोल के 6 लाख दिलवाया, वो भी नहीं है। हमको बस इतना बोला राम ने अपनी मर्जी से 6 लाख दिया और लक्ष्मण ने अपनी मर्जी से 5 लाख दिया। तो इट्स नॉट अ केस ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसफर, इट्स अ केस ऑफ क्रॉस ट्रांसफर। तो यहां पर क्रॉस ट्रांसफर में 2 अमाउंट में से जो लोअर है केवल उसी के इनकम का क्लबिंग होता है, बैलेंस वाला वो उनके खुद के हाथ में टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ देख के अपने मन से गेस कर रहे कि लक्ष्मण ने ही बोला होगा राम को 6 लाख, पर लक्ष्मण ने राम को बोला ऐसा कहाँ लिखा है? अगर ऐसा होता तब ये क्रॉस ट्रांसफर नहीं होता, तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर होता ना। अगर क्वेश्चन में वो लिख के बोल दे कि लक्ष्मण ने राम को बोला कि उर्मिला को 6 लाख दे दो, 1 लाख ज़्यादा करके दे दो, तब तो फिर सर ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर है, और इनडायरेक्ट ट्रांसफर में तो पूरा 6 लाख पे क्लबिंग होगा,
पर हमको तो ऐसा नहीं लगा कि लक्ष्मण राम को बोला, राम ने अपनी मर्जी से दिया कि चलो मैं बड़ा भाई हूँ, मैं ज़्यादा दे देता हूँ, ठीक है, वैसा है। तो ये क्रॉस ट्रांसफर है। क्रॉस ट्रांसफर में जो लोअर अमाउंट है उसके इनकम पे खाली क्लबिंग होगा, बैलेंस वो जिसको मिला है उसके हाथ में खुद टैक्सेबल रहेगा। आर वी ओके विद दिस? ये देखो, पढ़ो जरा सवाल को। पति पत्नी भाई, राम गिफ्टेड 6 लाख टू उर्मिला, लक्ष्मण गिफ्टेड 5 लाख टू सीता। दोनों ही लेडी बहुत ही समझदार थी, मतलब पैसा बर्बाद नहीं किया साड़ियों पे, ज्वेलरी पे, एफडी में डाल दिया, जिसपे 9% ब्याज भी है। तो जो भी ब्याज का पैसा आएगा वो क्लबिंग होगा, ठीक है। तुमको कैलकुलेट करके बताना ना है तो नीचे देख लो, कैलकुलेशन डाला हुआ है। इन्होंने हेलो इन्वेस्ट कब किया है? 1 सितंबर को। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने का ब्याज। तो 5 लाख रुपए के ऊपर 5 लाख इंटू 9% इंटू 7/12, बस क्या? हाँ, जीरो भी तो होगा, हाँ जीरो बोली लास्ट में, ठीक है। 26,250, तो 26,250, 26,250 क्लबिंग हो जाएगा। और बचे हुए 1 लाख पे उर्मिला का कितना आएगा? 1 लाख इंटू निकालो, 1 लाख इंटू 9% इंटू 7/12, 5,250। तो 5,250 पे उर्मिला खुद टैक्स देगी। बाकी सीता को जो 26,250 का इनकम हुआ वो राम में ऐड हो जाएगा। उर्मिला को जो 26,250 हुआ वो लक्ष्मण में ऐड हो जाएगा। उर्मिला को 5,050 रुपए पे अपना अलग से टैक्स देना पड़ेगा। डन है? ओके कूल। क्रॉस ट्रांसफर, ये तो कितना सारा एनालिसिस मैं पढ़ाऊंगा ब्रेक के बाद। कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, एनालिसिस ऑफ सेक्शन नंबर 64। वही एसेट जो ट्रांसफर होता है ना, 64 का 1 का 4। ओके, इनकम फ्रॉम एसेट इज क्लब्ड, एसेट इज नॉट क्लब्ड, इनकम फ्रॉम एसेट इज क्लब्ड। अच्छा, जो इनकम है उस पे जो फर्दर इनकम है क्या वो क्लब होगा? 3 बातें हैं ना, एसेट का क्लबिंग नहीं होता, इनकम फ्रॉम एसेट का क्लबिंग होता, इनकम फ्रॉम इनकम का क्लबिंग नहीं होता। आर यू ओके? भाई क्लबिंग शॉर्ट में एक ही चीज का होता है, इनकम फ्रॉम एसेट, इनकम फ्रॉम एसेट, बस वही एक मेन है। हो गया सबका? ठीक है, हो गया। बात करें क्या लिखा है, देख लो, क्वेश्चन नंबर 2। चलो, कंप्यूट इनकम। मिस्टर लोहिया गिफ्ट्स 1 लाख रुपया का डिबेंचर टू मिसेस लोहिया। शी अर्न्स 10,000 रुपया इंटरेस्ट। 10,000 रुपया इंटरेस्ट का क्या होगा? क्लबिंग। 1 लाख का जो डिबेंचर दिया वो तो 1 लाख का डिबेंचर जो पति ने पत्नी को दिया वो एग्जम्प्टेड गिफ्ट है। उस 1 लाख के डिबेंचर पे पत्नी ने 10,000 रुपया कमाई की है, वो 10,000 रुपया क्लबिंग होगा। उस 10,000 रुपए को उस वाइफ ने फिर से री इन्वेस्ट कर दिया, जिसपे 1,000 रुपया और कमाई है, वो इनकम ऑन इनकम। बहुत बार बोल चुका हूं मैं एक ही बात, ठीक है।
तो अब तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? बॉस मैं आज फिर से बोल देता हूँ, ये वॉल्यूम 2 अपना स्टार्ट हो गया। अगर वॉल्यूम 2 में तुम थोड़ा सा एफर्ट मार दिए, मास्टरी कर लिए, लाइफ लॉन्ग तुमको इसका फ़ायदा मिलेगा, नॉट जस्ट एग्ज़ाम में तो जो मिलेगा बवाल है ही, ठीक है, लाइफ लॉन्ग फ़ायदा मिलेगा। तुम्हारा इंटर का एग्ज़ाम बवाल हो जाएगा, बवाल। ये लास्ट वाले जो पोर्शन होते हैं ना वॉल्यूम 2 के, ये सारे स्टूडेंट्स के कच्चे रहते हैं, मतलब तगड़ा चैप्टर्स नहीं रहता प्रिपेयर्ड, तो वहाँ उनका नंबर कम होता है। यहीं पे तुम जोर से नंबर एकदम उठा सकता है, समझ रहे हो? तो ये वॉल्यूम 2 वाला पोर्शन को एकदम मतलब मजबूत करना है। एग्जाम में बहुत फ़ायदा होगा, फाइनल में सुपर लेवल का फ़ायदा होगा। देखो जिस लेवल का डीटी तुम बारीकी से इंटर में पढ़ रहे हो, फाइनल में हम लोग उतने लेवल की बारीकी में नहीं जाते, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उन पे ज़्यादा फोकस होता है। जो बातें यहाँ हो गई वो बातें वापस नहीं होंगी, वापस वहाँ कुछ और बातें होंगी। तब अगर ये मजबूत रहेगा तब वो तुमको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और जब तुम मार्केट में जाओगे तब तो बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो वॉल्यूम 2 में एकदम अपना दिमाग तगड़ा रखना है इसमें, ठीक है। ये क्लियर ना, कोई डाउट तो नहीं क्वेश्चन 2 में? चलो पीछे। नंबर 3, क्लबिंग यहाँ टोटल है कि प्रोपोर्शनेट है? अगर पति ने पत्नी से कुछ पैसा लिया है तो वो माइनस कर दो, जो डिफरेंट पोर्शन है एहसान पोर्शन, केवल उसी का क्लबिंग होगा। मिस्टर सचिन ट्रांसफर्स 10% डिबेंचर्स वर्थ 1 लाख टू मिसेस सचिन फॉर 40,000। तो एहसान कितने का है? 60,000 का। तो अब ये 1 लाख के डिबेंचर पे ब्याज कितना आएगा? 10%, 10,000 रुपया। तो वो जो 10,000 रुपया इनकम आएगा वो तो डिवाइड हो जाएगा 4,000 में और 6,000 में। एहसान कितना था? 60,000। तो 60,000 पे कमाई कितना है? 6,000। तो 6,000 का ही क्लबिंग होगा सिर्फ, और 4,000 पे मिसेस सचिन खुद टैक्स देगी, है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी? पीछे चलें। पिन मनी, पिन मनी वर्ड आज मैं पढ़ा रहा हूँ, ये नाम मैं लॉ में भी लूँगा और ये मैं टैक्स में भी लूँगा, दोनों जगह लूँगा। पिन मनी का मतलब क्या होता है, मैं एक सिंपल सा बात तुमको समझा देता हूँ आज। जैसे घर खर्च होम, घर का अपना एक हाउस होल्ड एक्सपेंस होता है, और वो हाउस होल्ड एक्सपेंस संभालने की जिम्मेदारी घर में जो भी लेडी लोग रहती है उन्हीं को सौंपा जाता है, मम्मी, वाइफ, इन लोग को ही दिया जाता है। तो जनरली मैं एक हिंदुस्तानी समाज के हिसाब से बता रहा हूँ, पति लोग जो भी पैसा कमाते हैं वो जाके घर में घर खर्च के लिए फुल पीछे का भी ऑन कर दो यहाँ पूरा, वो घर खर्च के लिए पैसा जो है पत्नियों को या वाइफ्स को जो भी उनको दे देते हैं, ठीक है ना। अब वो लोग उस पैसे में से खर्च भी करती हैं, और हैं तो हम सबके सब इंडियन, चाहे मर्द हो चाहे औरत, जो भी पैसा मिलेगा खर्च करने के लिए उसमें थोड़ा तो बचा ही लेंगे, थोड़ा पैसा तो बच ही जाएगा, खर्चों का थोड़ा बचेगा। तो जो थोड़ा थोड़ा पैसा बचते जाता है और धीरे धीरे जमा होकर कुछ अमाउंट बन जाता है, उसको कहते हैं पिन मनी। उसको क्या कहते हैं? पिन मनी। पिन मनी को हिंदुस्तान की सरकार बहुत रेस्पेक्ट से देखती है। पिन मनी को हिंदुस्तान की सरकार एग्जेम्प्ट रखती है, बिकॉज वो छोटा पैसा है, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट ही होता है। और उस पर कोई मतलब साल का कितना बचा लेती होंगी वो लोग? वो तो 2.5 लाख के नीचे बचा लेती होंगी, उतना तो बचेगा ही नहीं। फ्यू थाउजेंड रुपीज दे कैन सेव, नो, तो टैक्सेबल तो है नहीं। तो वो पिन मनी माना जाता है कि वो औरतों का अपना खुद का पैसा ही है, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से जोड़ जोड़ कमाया है। वहाँ ये नहीं माना जाता कि पति ने ट्रांसफ़र किया है। तो पिन मनी से अगर वो कुछ भी कमा रही है, इन्वेस्ट कर रही है, तो उसका क्लबिंग नहीं होता। प्लीज़ रीड। अब प्रॉपर्टी तो क्या ही एक्वायर हो जाएगा, थोड़ा बहुत असेट्स एक्वायर हो जाएगा, इतना नहीं हो पाएगा कि वो लोग कुछ पता चलेगा कि पत्नी ने पैसा जोड़ जोड़ के बंगला खरीद लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत ज्वेलरी वगैरह जितना, मतलब 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख इसकी रेंज में आएगा, वो भी कई साल का जुड़ के बनता है, जो कि बड़ा अमाउंट नहीं है। अरे भाई साल का अगर कोई 1-1 लाख भी जोड़ेगा तो 5 साल का कितना हो गया? 5 लाख गेटिंग अमाउंट। तो पिन मनी ना वो औरतों का अपना पैसा ही माना जाता है, ठीक है, भले वो उस जोड़े हुए पैसे में से हो, पति के दिए हुए से, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 5 नंबर देख रहे हो, बवाल है, इसलिए मैं ये अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, इट विल टेक टाइम।
बोनस शेयर, प्रोप्राइटरशिप भी कल होगा। इसमें आप एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप यहाँ लिखो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, आज के लिए यही आखिरी क्वेश्चन होगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा और फिर आज की क्लास खत्म होगी। ध्यान से। मिस्टर सचिन गिफ्टेड 2 लाख रुपया का डिबेंचर टू मिस जया इन द कोर्स ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप बोलने का मतलब है बेसिकली कि शादी नहीं हुआ था, बाकी वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहे होंगे, तभी तो 2 लाख का गिफ्ट दिया है, क्योंकि मालूम है भाई कि बाद में शादी होने वाली है। ठीक है। लेटर ऑन दे गॉट मैरिड ऑब्वियसली, क्योंकि उसको अपना 2 लाख रुपया बचाना था। एंड मिसेस जया डिराइव्ड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। यार जब गिफ्ट दिया तब रिश्ता नहीं था ना, तो क्लबिंग नहीं होगा। ये सब जस्ट एक मामूली बस बोलने की बातें हैं, डाउट पर्पस के लिए। इसको ज़्यादा लाइफ में सीरियसली मत ले लेना, ठीक है। कोई भी व्यक्ति याद रखना, जब भी रोका चल रहा होता है या दोस्ती चल रही होती है, मतलब शादी के पहले तक, कोई भी एक दूसरे को इतना बड़ा अमाउंट का गिफ्ट्स नहीं करता। वो गिफ्ट मतलब गिफ्ट टाइप का आइटम होता है। ओके, इट्स नॉट लाइक कि ट्रांसफर ऑफ असेट कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ताकि एक दिन पता है बाद में क्लबिंग नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। इतना कोई सोच साच के शादी नहीं करता प्लान बना के। ओके, तो बस ये डाउट के लिए बता दिया। कुछ स्टूडेंट इसमें बैठ के डाउट पूछने लग जाए, मैं क्या बोलूँगा, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। मतलब ठीक है तुम डाउट पढ़ रहे हो, पर डाउट का एक रियल वर्ल्ड से भी तो थोड़ा यार वो रखो। ऐसा क्या डाउट पूछ रहे हो एकदम इम्प्रैक्टिकल बना के, मतलब कि कोई सेंस ही नहीं है। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर क्लबिंग की वजह से आजकल लिव इन रिश्ते चालू हो गए, ये तो बकवास बात कर रहा है वो। मतलब क्लबिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग शादी करना बंद कर देंगे, लिव इन रहेंगे। अरे ऐसे नहीं होता यार, मतलब ये तुम एकदम गलत नकली डाउट बना के पूछ रहे हो, ऐसा होने वाला कतई नहीं है। ये इतना बड़ा बड़ा जो एक दूसरे को दिया जाता है ना, उसके नाम पे घर लेना, उसके नाम पे इन्वेस्टमेंट्स करना, ये होता ही तब है व्हेन देयर इज अ मैरिज। नाउ थिंक अबाउट इट। शाहरुख खान हैज अ वाइफ, ही इज मैरिड विद चिल्ड्रन। शाहरुख खान की जितनी भी फिल्म आती है वो कंपनी का नाम क्या, रेड चिलीज। उसमें तुम देखोगे प्रोड्यूसर वगैरह में गौरी खान का नाम रहता है ना, ठीक है। सलमान खान के केस में ही इज नॉट मैरिड, तो क्या वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड का नाम डाल देता है वहाँ क्या प्रोड्यूसर में? नहीं, अपनी माँ का नाम डालता है ना, सलमा खान। तुम लोग देखोगे सलमान खान का कुछ भी आता है SKF फिल्म्स, तो उसकी मम्मी का नाम रहता है, सलमा खान इज द प्रोड्यूसर, ठीक है। करण जौहर का भी मैरिड नहीं हुआ हुआ है, बच्चे पैदा करवा रखा है पर मतलब मैरिज तो नहीं है। तो करण जौहर का भी तुम देखो, धर्मा प्रोडक्शंस का जब भी कोई फिल्म आता है उसमें रहता है प्रोड्यूसर में करण जौहर, हीरू जौहर इज हर मदर, ठीक है। तो लोग जब इतना बड़ा बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो तभी करते हैं जब कोई रिश्ता हो प्रॉपर, ठीक है, वरना ऐसे नहीं होता। तो और कोई मतलब ये क्लबिंग सोच के नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल देता हूँ, एक स्टूडेंट बोलेगा सर सलमान खान ने ना अपनी माँ को भी अपने फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में इसलिए बना रखा है सलमा खान को, ताकि मतलब थोड़ा टैक्स बचा सके। वैसे नहीं वर्क करता, इट इज़ नॉट लाइक दैट। वो बड़े लेवल के गेम पे है, उसको सलमान खान को 2.5 लाख रुपया बचाना है एग्जेम्पशन का। मतलब क्या बोल रहे हो, कुछ भी बोल दोगे। ये जो बड़े लोग हैं जिन्होंने अपने मम्मी या वाइफ वगैरह कर रखा है, उनके दिमाग में क्लबिंग नहीं चल रहा है। उनका गेम करोड़ों का होता है, उनका बहुत बड़े लेवल पे गेम होता है करोड़ों का, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है उसमें एंगल में, ठीक है। प्लस वहाँ पे सर क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स इन्वॉल्व हो जाता है। तुम लोग पढ़ रहे हो इंसानों का टैक्स खाली, और ऊपर वाली क्लास में फाइनल में अपने क्या पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स। तो वहाँ तो कॉर्पोरेट्स भी आ जाता है ना पिक्चर में। तो बहुत उनका बड़े लेवल का गेम है, बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। वो ये 2.5 लाख के एग्जेम्पशन के लिए सब हरकतें नहीं कर सकते। 2.5 लाख का तो वो चप्पल पहन के घूमता होगा। क्या बोली? हाँ, वो तुम ऐड करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। मैंने जगह जगह इस चैप्टर में IFOS की बात इसलिए लिख दी थी ताकि मैं तुमको रिमाइंड कराना चाहता था कि पति पत्नी को कुछ असेट दे तो उस पर टैक्स नहीं होता, वो एग्जाम्प्टेड होता है, इससे मैं लिख दी। वो बात तुम एग्जाम में 56 नंबर सेक्शन वाली लिख भी सकते हो, नहीं भी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। नाउ टुडे वी हैव डन दिस। ये अपना अभी चल रहा है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ओके। अब तुमको क्लबिंग का एक फ्लेवर मिल चुका है कि क्लबिंग किस तरह का चैप्टर कैसे वर्क करता है। इट्स सो डिफरेंट। इनकम टैक्स की सबसे बड़ी मेरे को ब्यूटीफुल बात लगती है ना, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ एकदम सुंदर नया एकदम अलग सीखने को मिलता है। अब क्लबिंग में तुम कितना कुछ नया सीखे, कल और कंटिन्यू चलेगा ये।
फिर उसके बाद अपने सेट ऑफ में जाएंगे। सेट ऑफ में फिर तुमको नई नई बातें सीखने मिलेंगी। सेट ऑफ में जब मैं घुसूंगा फिर से 5 हेड जीवन में लौट के आ जाएगा, क्योंकि उसमें बताया रहेगा ये 5 हेड है, इसमें प्रॉफिट इसमें लॉस आपस में सेट ऑफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सेट ऑफ खुद एक अलग लेवल है। फिर उसके बाद चालू हो जाएगा डिडक्शन चैप्टर 6 से। वो अपने आप में बवाल है कि भाई एक आम आदमी, हम जैसे लोग, हम लोग थोड़ा बहुत टैक्स का पैसा बचा सकते हैं। मतलब उसके कई सारे तरीके होते हैं, सरकार ने कुछ डिडक्शंस निकाल रखे हैं। तो अल्टीमेटली हमको टैक्स में, मैं बता रहा हूँ, 3 लाख 3.5 लाख तक का इनकम हम लोग बचा सकते हैं टैक्स में। डिडक्शन है चैप्टर 6 से, मैं आम आदमी, मिडिल क्लास हम जैसा, तो वो है। तो ये सब नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और ये जब हो जाएगा तब हम लोग एकदम लाइक क्लाइमैक्स की तरफ मूव करेंगे। और क्लाइमैक्स का नाम है टैक्स कंप्यूटेशन, चैप्टर नंबर 9। ये देखो ना इधर, ये देखो अल्टीमेट क्लाइमैक्स चैप्टर कौन सा है, ये। उसी में जाके तो फाइनली तुमको सीखने को मिलेगा फुल टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। फुल टैक्स कैलकुलेशन सीखने को मिलेगा कि कैसे कैलकुलेट द टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी, सब कुछ A to Z। और उसके बाद फिर भी कहानी खत्म नहीं होती, फिर भी देन देयर आर सर्टेन एक्स्ट्रा थिंग्स टू बी डन। ओके, सबसे जो प्रैक्टिकली काम आने वाला चैप्टर है, प्रैक्टिकल दुनिया में जब जाओगे, तो ये 9 नंबर है, ये 12, 13, 14, एडवांस टैक्स, रिटर्न फाइलिंग, TDS, बहुत ज़बरदस्त है। ओके, सो आज स्टार्ट हो गया वॉल्यूम 2, विल कंटिन्यू टुमारो, क्लबिंग 2nd क्लास।